गालिब कहते हैं कि नुक्ता ची है गमे दिल सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर है जज्बाए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए ना बने। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं प्रतीक कुमार महंत ऑडियंस फोरम और कॉग्निशन ई स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कॉग्निशन ई स्कूल जो कि एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में, वहीं साथ ही ऑडियंस फोरम जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है अपने आप के लिए और लोगों के लिए। तो अब आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि हम जो है एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जी रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 30 लाख के आसपास केस पहुंच चुकी है और रंगमंच के क्षेत्र में भी बड़ी ही उथल-पुथल मची हुई है। मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान सत्र के छात्र जो कि अपने पढ़ाई 4 महीने की बची हुई पढ़ाई की डिमांड कर रहे थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। ये कह करके कि नहीं, हम आपको प्रमोट करते हैं, अगर आप उसके खिलाफ जाएँगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे और आपका जो ये पिछले दिनों का व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। ये सारी चीजें रंगमंच के क्षेत्र में काफी उथल-पुथल है, आम जीवन में उथल-पुथल है, लेकिन इसी बीच में कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं। हम लोग मौका ढूँढ रहे हैं कुछ चीज अच्छा करने का। जहाँ पे परिस्थितियाँ विषम होती हैं, वहीं पे क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता अपना एक नया रूप अख्तियार करती है, एक नया रास्ता बनाती है और आगे बढ़ती है। इसी तरीके से आज हम लोग 22 अगस्त सन 2020 को, जो कि हरिशंकर परसाई जी की 96वीं जन्म दिवस है, इस अवसर पे एक मौका ढूँढे हैं आप सभी लोगों से बात करने का। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसके लिए 4 स्त्री कलाकार एकत्रित हुई हैं। जैसा कि हरिशंकर परसाई जी के व्यंगों में भी होता है, स्त्रियों का वर्णन होता है, उनके बारे में उनका कंसर्न होता है। तो आज हम लोग भी जैसे 10 अगस्त को 4 पुरुष कलाकार मिलकर के हरिशंकर परसाई जी के व्यंगों का पाठ किए थे, वैसे ही आज 22 अगस्त को 4 स्त्री मिलकर के उनके व्यंगों का पाठ करेंगे और थोड़ा विचार-विमर्श होगा। तो पहले आज की जो कार्यक्रम को मॉडरेट करेंगी, वो है हमारे साथ पम्मी कुमारी जी। पम्मी कुमारी जी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शोध छात्र हैं। उन्होंने अभी हाल ही में रिसर्च सबमिट किया है अपना, स्त्री विमर्श पे उनका बहुत अच्छा काम है और आज वो इस पूरे शो को मॉडरेट करेंगी। इसके साथ ही हमारे साथ है पहली वक्ता है शाहीन शेख, एक फ्रीलांस अभिनेत्री, रंगकर्मी हैं, बेसिकली दिल्ली से हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ है पूजा शर्मा मधुबनी बिहार से हैं। पूजा शर्मा जी ने मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से 1 साल की पढ़ाई की है। अभी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं बाराबंकी से शिवानी वर्मा। शिवानी वर्मा जी भी मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से 1 साल की पढ़ाई की हैं और अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। तो अब मैं अपना माइक वर्चुअली हैंड ओवर करता हूँ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे पम्मी कुमारी जी को, और आगे की कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी अब आपकी रहेगी। सभी लोग के लिए हिदायत है, कृपया माइक म्यूट रखें, वीडियो को आप ऑन रख सकते हैं। जैसा कि प्रतीक ने बताया कि आज हम लोग हरिशंकर परसाई की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारा ये जूम का प्रोग्राम चल रहा है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, लेकिन उन्होंने व्यंग विधा को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया। उनके पहले हरिशंकर परसाई के व्यंग को बहुत ही हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरा के अंतर्गत ही समझा जाता था, लेकिन हरिशंकर परसाई ने इसको समाज की समस्याओं से जोड़ा। ओके, उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, सॉरी एक बार फिर से। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शाहीन शेख, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने व्यंगों का पाठ करें और हमारे दर्शकों का, हम सभी का रसा स्वागत करें। थैंक यू। पहला सफेद बाल। Thank God I do not have. Yes, the very first gray hair, very, very dangerous. It's a sign of aging, and all of a sudden people start thinking about future dreams, goals, but Mr. Persai thinks differently. So let's hear what he thinks. यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफी करने का नाम है यौवन। आप सभी लोग बेवकूफी करते हैं? ओके, आज पहला सफेद बाल दिखा। कान के पास काले बालों के बीच में झांकते इस पतले रजत
तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे बसंत में वंशी देखता घूम रहा हूं कि सहसा किसी झाड़ी से शेर निकल पड़े। ये या पुराने जमाने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमते कर्बीले किलेदार को बाहर से चढ़ते हुए शत्रु के सिपाही की कलगी दिख जाए, या किसी पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए प्रेमी को एकाएक राधा का बाप दिख जाए। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बड़ा होता है। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था, रोज नरसिसस जैसी आत्मरति से आईना देखता था, घुंघराले काले केशों को देखकर सहलाकर संवार कर प्रसन्न होता था, को ठेलता जाता था, वार्धव्य को अंगूठा दिखाता था। पर आज कान में ये सफेद बाल फुसफुसा उठा, भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस में कहूं, अपनी दुकान समेटना शुरू कर दो। तभी से दुखी हूं। ज्ञानी समझाएंगे जो अवश्यम भावी है उसके होने का क्या दुख। जी हाँ, मौत भी तो अवश्यम भावी है, तो क्या जिंदगी भर मरघट में अपनी चिता रचते रहे और ज्ञानी से कहीं हर दुख जीता गया है। मैं क्या कम ज्ञान, वे क्या कम ज्ञानी थे जो मरणासन लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे। मेरो सब पुरुषार्थ था को स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाले की आंख उद्वत से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थी। मरण का त्योहार मनाने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। मैं वास्तव में दुखी हूँ। सिर पर सफेद कफन बुना जा रहा है, आज पहला तार डाला गया है, उम्र बुनती जाएगी इसे और ये यौवन की लाश को ढंक लेगा। दुख नहीं होगा मुझे, दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। मुझे गुस्सा है इस आईने पर। वैसे तो ये बड़ा दयालु है, विकृति को सुधार कर चेहरा सुडौल बनाकर बता रहा है। आज एकाएक ये कैसे क्रूर हो गया? क्या इस एक बाल को छुपा नहीं सकता था? इसे दिखाए बिना क्या उसकी ईमानदारी पर बड़ा कलंक लग जाता? उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आईनों का जिक्र किया है जो माशूक के चेहरे में अपनी तस्वीर देखने लगते हैं, जो उस मुख के सामने आते ही रश खाकर गिर पड़ते हैं, जो उसे पूरी तरह प्रतिबिंबित ना कर सकने के कारण चटक जाते हैं। सौंदर्य का सामना करना कोई खेल नहीं है। मूसा बेहोश हो गया था। ऐसे भले आईने होते हैं उर्दू कवियों के, और ये एक हिंदी लेखक का आईना है। मगर आईने का क्या दोष? बाल तो अपना सफेद हुआ है। सिर पर धारण किया शरीर का रस पिलाकर पाला हजारों शीशियों तेल की उड़ेल दी और ये धोखा दे गए। सन्यासी शायद इसीलिए इनसे छुट्टी पा लेता है कि उस विरागी का साहस भी इनके सामने लड़खड़ा जाता है। आज आत्मविश्वास उठा जाता है, साहस छूट रहा है। किले में आज पहली सुरंग लगी है, दुश्मन को आते अब क्या देर लगेगी? क्या करूं, इसे उखाड़ फेंकूं? लेकिन सुना है यदि एक सफेद बाल को उखाड़ दो तो वहां एक गुच्छा सफेद हो जाता है। रावण जैसा वरदानी होता कमबख्त। मेरे चाचा ने एक नौकर सफेद बाल उखाड़ने के लिए ही रखा था, पर थोड़े ही समय में उनके सिर पर कांस फूल उठा। एक तेल बड़ा मनराखन हो गया था। कहते हैं उससे बाल काले हो जाते हैं। उस तेल को लगाऊं, पर उससे भी शत्रु मरेगा नहीं, उसकी वर्दी बदल जाएगी। कुछ लोग हिजाब लगाते हैं, वे बड़े दयनीय होते हैं। बुढ़ापे से हार मानकर यौवन का ढोंग रचते हैं। मेरे एक परिचित हिजाब लगाते थे। शनिवार को वो बूढ़े लगते और सोमवार को जवान। इतवार उनका रंगने का दिन था। न जाने वे ढलती उम्र में काले बाल किसे दिखाते थे, शायद तीसरे विवाह की पत्नी को, पर उन्हें बाल रंगते देखती तो होगी ही। और क्या स्त्री को केवल काले बाल दिखाने से ही यौवन का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं, ये सब नहीं होगा। शत्रु को सिर पर बिठाए रखना पड़ेगा। जानता हूं धीरे धीरे सब वफादार बालों को अपनी ओर मिला लेगा।
याद आती है मेरे समान धर्मी कवि केशव दास की, जिसे चंद्रवदन मृगलोचनी ने बाबा कह दिया और वो बालों पर बरस पड़ा था। हे मेरे पूर्वज दुखी रसिक कवि, तेरे मन की ऐंठन मैं अब बखूबी समझ सकता हूँ। मैं चला आ रहा हूँ तेरे पीछे, मुझे बाबा तो नहीं पर दादा कहने लगी, बस थोड़ा ही फासला है। मन बहुत विचलित है। आत्मरति के अतिरेक का फल नरसीसस ने भोगा था, मुझे भी भोगना पड़ेगा। मुझे एक अन्य कारण से डर है। मैंने देखा सफेद बाल के आते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है। हाँ, कि अब तक क्या पाया, क्या आगे क्या करना है और भविष्य के लिए क्या संचय किया। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता, इससे जिंदगी में वणिक वृत्ति आती है और जिससे कुछ मिलता है और जिस दिशा से कुछ मिलता है आदमी उसी दिशा में सजदा करता है। बड़े बड़े हीरो धराशाही हो गए, बड़ी बड़ी देव प्रतिमाएं खंडित होती हैं। राजनीति, साहित्य, जन सेवा के क्षेत्र की कितनी महिमा मंडित मूर्तियां इन आंखों ने टूटती देखी हैं, कितनी आस्थाएं भंग होती देखी हैं। बड़ी खतरनाक उम्र है ये। बड़े समझौते होते सफेद बालों के मौसम में है, या सुलह का झंडा सिर पर लहराने लगा है। ये घोषणा कर रहा है, अब तक के शत्रुओं मैंने हथियार डाल दिए हैं, आओ संधि कर ले। तो क्या संधि होगी उनसे जिनसे संघर्ष होता रहा है? समझौता होगा उससे जिसे गलत मानता रहा है? पर आज एकदम ये निर्णायक प्रश्न मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? बाली की जड़ बहुत गहरी नहीं होती, हृदय से तो उगता नहीं है ये सतही है बेईमानी। यौवन सिर्फ काले बालों का नाम नहीं है, यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बचकर निकलने की इच्छा का नाम है और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफी करने का नाम यौवन है। मैं बराबर बेवकूफी करता जाता हूँ। ये सफेद झंडा प्रवंचना है, हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं है। सफेद बाल से क्या होता है ये सब मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को ही समझा रहा हूँ। द्विमुखी संघर्ष है ये, दूसरों को भ्रमित करना और मन को समझाना, दूसरों से भय नहीं। सफेद बालों से किसी और का क्या बिगड़ेगा, पर मन तो अपना है, इसे तो समझाना ही पड़ेगा कि भाई तू परेशान मत हो, अभी ऐसा क्या हो गया है, ये तो पहला ही है, और फिर अगर तू नहीं ढीला होता तो क्या बिगड़ने वाला है। पहले सफेद बाल का दिखना एक पर्व है। दशरथ को कान के पीछे सफेद बाल दिखे तो उन्होंने राम को राज गद्दी देने का संकल्प किया। उनके 4 पुत्र थे, उन्हें देने का सुभीता था। मैं किसे सौंपूं? कोई कंधा मेरे सामने नहीं है जिस पर ये गौरवमय भार रख दूं। किस पुत्र को सौंपूं? मेरे एक मित्र के 3 पुत्र हैं। सवेरे ये मेरा दशरथ अपने कुमारों को चुल्लू चुल्लू पानी मिला दूध बांटता है। इनके कंधे ही नहीं है, भार कहाँ रखेंगे? बड़े आदमियों के 2 तरह के पुत्र होते हैं, वे जो वास्तव में हैं पर कहलाते नहीं हैं, और वे जो कहलाते हैं पर है नहीं। जो कहलाते हैं वे धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, और जो वास्तव में है वे कहीं पंखा खींचते हैं या बर्तन मांजते हैं। होने से कहलाना ज्यादा लाभदायक है। अपना कोई पुत्र नहीं होता तो मुश्किल में पड़ जाते, क्या देते? राजपाट के दिन गए, धन दौलत के दिन है, पर पास ऐसा कुछ नहीं है जो उठाकर दे दिया जाए। ना उत्तराधिकारी है ना उसका प्राप्य, ये पर्व बिना दिए चला जाएगा। पर हम क्या दें? महायुद्ध की छाया में बड़े हम लोग, हम गरीबी और अभाव में पले लोग, केवल जिजी दिशा खाकर जिए हम लोग। हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफेद हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वो भी हमारा नहीं, आने वालों का है। तो इतना रंग नहीं हूं
विराट भविष्य तो है। और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है? इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वो भविष्य देता हूँ। यद्यपि वो अभी मूर्त नहीं है, पर हम जुटे हैं उसे मूर्त करने। हम नींव में धंस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भव्य भविष्य रचा जा सके। वो एक वर्तमान बनकर ही आएगा। हमारा तो कोई वर्तमान भी नहीं था। मैं तुम्हें भविष्य देता हूँ, और इसे देने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में अपने आप को मिटा रहे हैं। लो, सफेद बाल दिखने के इस पर्व पर ये तुम्हारा प्राप्य संभालो। होने तो हमारे बाल सफेद, हम काम में तो लगे ही हैं। जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ययाति जैसे स्वार्थी हम नहीं हैं, जो पुत्र की जवानी लेकर युवा हो गया था। बाल के साथ उसने मुंह भी काला कर लिया था। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम नींव में धंस रहे हैं। लो, हम तुम्हें कलश देते हैं। अब मैं पढ़ने वाली हूँ प्रेमियों की वापसी। नदी के किनारे बैठकर दोनों ने अंतिम चिट्ठी लिखी। ये दुनिया क्रूर है, प्रेमियों को मिलने नहीं देती। हम इसे छोड़कर उस लोग जा रहे हैं जहां प्रेम के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। प्रेमेन ने कहा, ये दुनिया बहुत बुरी है ना रंजना? रंजना ने समर्थन किया। हाँ, बहुत दुष्ट है। इसमें आग क्यों नहीं लग जाती रंजना? क्योंकि आग लगाने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेमी जरा देर कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने कहा, हम अनंत काल तक उस लोक में सुख भोगेंगे। प्रेमिका बोली, इसका भी क्या ठीक है? वहां मेरे चाचा चाची पहले से हैं। तुम्हारे चाचा चाची भी वहां पहुंच गए। वे लोग क्या हमें शादी करने देंगे? प्रेमी ने समझाया, वहां कोई बंधन नहीं है। भगवान खुद कन्यादान करेंगे। बुजुर्गों के बाप भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो चिट्ठी पर दस्तखत करो। रंजना ने कहा, नहीं, पहले तुम। प्रेमेंद्र बोला, नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। रंजना ने कहा, पर मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। इस बात से सुसंस्कृत पुरुष खुश हो गया और उसने दस्तखत कर दिए। नीचे पुरुष की अनुगामिनी ने दस्तखत कर दिए। पानी में कूदते वक्त भी विवाद हुआ। नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। नहीं, पहले तुम। मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। सुसंस्कृत पुरुष को इस बार खुशी हुई। उसने संदेह से पुरुष की अनुगामिनी की तरफ देखा। उसने भी पलटकर संदेह से सुसंस्कृत पुरुष की तरफ देखा। दोनों एक साथ साड़ी में बंधे और कूद पड़े। जॉर्जेट सार्थक हुई। रास्ते में रंजना ने प्रेमेन से कहा, तुम तो मरने के बाद भी दांतों से नाखून काटते हो, बड़ी गंदी आदत है। प्रेमेन ने कहा, तुम भी तो भैंस की तरह मुंह फाड़ कर जम्बाई ले रही हो, ऊपर हाथ क्यों नहीं रखती? बड़ी गवार हो। रंजना ने विषय बदलना उचित समझा। बोली, उधर घर के लोग अपने लिए बहुत रो रहे होंगे। प्रेमेन ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो खुश होंगे, सोचते होंगे बला टली, दहेज बचा, तुम्हारी 4 बहनें और बैठी है ना। रंजना ने ताश में कहा, और तुम्हारा बाप क्यों रो रहा होगा? मैं जानती हूँ वो तुमसे कितनी नफरत करता है। अब प्रेमेंद्र को विषय बदलना उचित मालूम हुआ। उसने कहा, छोड़ो इन बातों को, इधर घर बसाने की सोचो। रंजना ने कहा, बड़ी गलती हो गई। मैंने कॉलेज में हमेशा पाक शास्त्र का पीरियड गोल किया। सीख लेती तो तुम्हें बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती। फिर उसे कुछ याद आया। बोली,
पर कोई बात नहीं, हमारी पाक शास्त्र की प्रोफेसर मिस सूद पिछले महीने ही वहां पहुंची है। तुम उन्हें जानते हो ना? पाक शास्त्र बहुत अच्छा पढ़ाती है, पर खाना बहुत खराब पकाती है। उन्हें प्रिंसिपल साहिबा के भाई से गर्व रह गया था। उन्होंने जहर खा लिया। बेचारी ने कैरेक्टर रोल अच्छा लिखवाने के लिए वैसा किया था। वे उस लोग पहुंच चुके थे। शाम को पार्क में घूम रहे थे कि एक बेंच पर पहचाने से स्त्री पुरुष बैठे थे। पुरुष नारी का हाथ पकड़े था और नारी पुरुष के कंधे पर सर टिकाए। प्रेमी ने झटक कर कहा, अरे ये तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर सक्सेना साहब है। रंजना ने कहा, मिसेस शर्मा। प्रेमी ने कहा, सक्सेना साहब तो बड़े सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे। हमने उन्हें कभी मुस्कुराते भी नहीं देखा था। हम लोगों को आश्चर्य होता था कि जो आदमी मुस्कुरा नहीं सकता उसके बच्चे कैसे होते जाते हैं। वे मुड़ने लगे। तभी हेडमास्टर ने पुकारा, शर्माओ मत बच्चों, इधर आओ। वे उनके पास चले गए। मिसेस शर्मा ने अपनी विद्यार्थी को पहचान लिया था। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत होती रही। फिर वे अपने अपने विद्यार्थी से पार्क में घूमते हुए बातें करने लगे। हेडमास्टर ने कहा, प्रेमेन तुम परेशान हो रहे हो कि मुझ जैसा कठोर, संयमी और सदाचारी आदमी से प्रेम कैसे करने लगा। बात ऐसी हुई कि 2 साल पहले एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में हम दोनों मैट्रिक की परीक्षा के नंबरों का टोटल कर रहे थे। तभी हमारा भी टोटल हो गया। 3 महीने पहले मिसेस शर्मा की निमोनिया से मौत हो गई और 1 हफ्ता पहले मैं भी हार्ट फेल से यहाँ आ गया। मैंने इससे कह दिया कि मैंने तुम्हारे विरह में आत्महत्या की है। तुम उसे बताना मत कि मैं हार्ट फेल होने से मरा। उधर मिसेस शर्मा ने रंजना को कहा, मैं तो इस हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहती थी। ये बड़ा कठोर और सदाचारी बनता था, राष्ट्रपति से तमगा लेकर आया था, पर मैंने उसे ऐसा तोड़ा कि तमगा बेचकर मेरे पीछे चक्कर लगाने लगा। झूठ बोलना इसने यहाँ भी ना छोड़ा। मरा हार्ट फेल होने से और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आत्महत्या कर ली। देख, तुझे जो करना हो जल्दी कर लेना। पुरुष का कोई भरोसा नहीं। हेडमास्टर चोरी चोरी अपनी साली की तलाश करता है। उधर हेडमास्टर ने प्रेमी से कहा, इस लड़की का कोई पूर्व प्रेमी यहाँ नहीं है ना? जरा सावधान रहना, कुछ भरोसा नहीं। ये हेडमास्टर ने चुपके चुपके अपने स्कूल के संगीत मास्टर का पता लगाती रहती है। वे अपने गुरुओं से दीक्षा लेकर आगे बढ़े तो देखा प्रेमेन के चाचा अपने साहब की बीवी के हाथ में हाथ डाले घूम रहे। उसे झटका लगा। चाचा के बारे में वो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था। चाचा ने उसे देख लिया, बोले, शर्माओ मत, यहाँ हम सब मुक्त हैं। मेम साहब से हमारा उधर से ही चल रहा था। प्रेमेन ने कहा, मगर चाचा आप तो कह रहे थे कि मेम साहब बड़ी फ्लर्ट औरत है। चाचा ने कहा, सो तो हम उसकी तारीफ कहते थे। अरे पतिव्रता होती तो हमारे किस काम की? फ्लर्ट है तभी तो हमें फायदा पहुंचाती रही। अब प्रेमेन को विश्वास हो गया कि जिनसे डरते थे वे सब नियम बंधन यहाँ नहीं है। वो रंजना से शादी करने के लिए कहता और वो टालती जाती। एक दिन उसने कहा, मैं सब जान गया हूँ, तुम छुपकर उस विनोद से मिलती हो, वो जो कार दुर्घटना में मर गया था। वो हेडमास्टर ने तुम्हें उससे मिलवाती है। तुम भूल गई कि ये वही विनोद है जिसके बाप ने तुम्हारे बापूजी को सस्पेंड करवाया था। रंजना ने कहा, तुम्हें भ्रम है, मैं उससे नहीं मिलती। तुम उससे कहीं प्रेम मत करने लगना। मैं भला उस बदमाश से प्रेम क्यों करूंगी? तुम उसे प्रेम करने ही लगी हो, मुझे विश्वास हो गया। आखिर क्यों तुम ऐसा सोचते हो? कैसे कहते हो कि मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ? इसलिए कि तुमने उससे अभी तुमने उसे बदमाश कहा। प्रेम ना करती तो उसे बदमाश ना कहती। रंजना ने छुपाना जरूरी नहीं समझा। उसे बतला दिया कि मैं विनोद से विवाह करने वाली हूँ। प्रेमेन ने रोना चाहा पर उस लोक में आंसू नहीं निकलते।
उसने उसे भला बुरा कहा और आत्महत्या की धमकी देकर चला गया, पर आत्महत्या वो कर नहीं सका। उसने फांसी लगाने की कोशिश की, गर्दन कसी ही नहीं, रेल के नीचे लेटा, पर पूरी गाड़ी निकल गई और उसे चोट तक ना आई। वो नदी में कूदा पर उतराता रहा। एक दिन वो इमारत की 5वीं मंजिल से कूद पड़ा। नीचे सड़क पर एक पुलिस वाले के ऊपर गिरा। पुलिस वाले ने हंसकर कहा, क्या बच्चों का खेल करते हो? प्रेमेंद्र ने कहा, मैं 5वीं मंजिल से कूदा हूं और तुम्हें ये बच्चों का खेल लगता है? उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ, तुम यहाँ 100वीं मंजिल से भी कूद सकते हो, पर आखिर तुम कूदे क्यों? प्रेमेंद्र ने कहा, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, पर आत्महत्या तो यहाँ हो नहीं सकती। हो जाए तो जीव यहाँ से कहाँ जाए? तुम्हारे उधर के कवि भी ये जानते हैं। किसी ने कहा है ना, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? प्रेमेंद्र ने कहा, तो हत्या तो हो सकती होगी। मैं उस हेडमास्टरनी की हत्या करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे पुराने संस्कार छूटे नहीं है, तभी तो हत्या के लिए पुलिस से सलाह मांगते हो। देखो, हत्या भी नहीं हो सकती। वही समस्या है कि जीव कहाँ जाए। बात क्या है, कुछ प्रेम वगैरह का मामला है क्या? प्रेमेंद्र ने कहा, हाँ, वो मुझे धोखा देकर चली गई। पुलिस ने कहा, तो तुम प्रेम और विवाह विभाग के संचालक से मिलो, वे तुम्हारा मामला सुलझाएंगे। व्यक्ति संचालक के दफ्तर में गया। उन्होंने उसे सिर से पांव तक देखा और खूब मुस्कान लाकर पूछे, यस यंग मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्रेमेंद्र ने कहा, साहब भारत से आए मालूम होते हैं। साहब ने पूछा, तुमने कैसे जाना? प्रेमेंद्र ने कहा, ऐसे कि आप यहाँ भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं और ये ऊंचे दर्जे के भारतीय का लक्षण है। साहब ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अंग्रेजी के लिए मैंने वो गिरा हुआ देश छोड़ दिया। मैं आईसीएस था, दिल्ली में एक विभाग का सेक्रेटरी था। 26 जनवरी 1965 को जब हिंदी उस देश की शासन की भाषा हो गई, तो 27 को मैं हवाई जहाज से लंदन पहुंचा और टेम्स नदी में कूद पड़ा। प्रेमेंद्र ने कहा, सर आप इतनी दूर क्यों गए? भाई वहीं दिल्ली में यमुना में कूद सकते थे ना। साहब ने कहा, नॉनसेंस, कैसी बात कर रहे हो? यमुना में कूदता तो हर मैजेस्टी मेरे बारे में क्या सोचती? प्रेमेंद्र ने उन्हें अपनी समस्या बताई। संचालक ने कहा, ये पॉलिसी का मामला है, ऊपर से तय होगा। पॉलिसी तय करा लो तो अमल में मैं जैसा कहोगे वैसा उसे घुमा दूंगा। ठीक उस पॉलिसी से उल्टा उसी पॉलिसी के अंतर्गत कर सकता हूं। मुझे दिल्ली में इसका अभ्यास हो चुका है। मैं तुम्हारा केस विधाता के पास भेज देता हूं, तुम उनसे कल मिल लो। दूसरे दिन प्रेमेंद्र विधाता के सामने हाजिर हुआ। रंजना भी बुला ली गई थी। विधाता ने कहा, तुम्हारा मामला हमने देख लिया, तुम क्या चाहते हो? प्रेमेंद्र ने कहा, अगर आप इसे सीरियसली लें तो मैं आपको प्रभु कह दूं। प्रभु, आप रंजना को मुझसे प्रेम कहने का हुक्म दे दो और उस बदजात हेडमास्टरनी को डिसमिस कर दें। विधाता ने कहा, जहां तक प्रेम का संबंध है, हमारे हाथ संविधान से बंधे हैं। प्रेम पब्लिक सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है। वो हेडमास्टरनी भी हमारी नौकरी नहीं करती। अब दूसरा पक्ष सुनकर समझौता कराने का प्रयत्न कर सकते हैं। देवी रंजना, तुम्हें इस संबंध में क्या कहना है? रंजना ने निवेदन किया, प्रभु, हमारी दुनिया में स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए जो हमारे संपर्क में आ जाता है उसी से हमें प्रेम करना पड़ता है। ये प्रेमेंद्र हमारे घर में बचपन से आता रहा है। पिताजी इसे पान सिगरेट मंगवाते थे। मेरे माता पिता इतने सख्त हैं कि ना मुझे अकेली कहीं जाने देते थे, ना किसी आदमी को घर में आने देते थे। मैं प्रेमेंद्र के सिवा किसी दूसरे पुरुष को जानती भी नहीं थी।
किसी मजबूरी में जो हमारा संबंध हुआ उसे हम प्रेम कहने लगे। मेरा वश चढ़ता तो मैं विनोद से प्रेम करती। मुझे वो पसंद था, पर उसके पिता ने हमारे बापूजी को सस्पेंड करवा दिया था, इसीलिए उसका हमारे यहाँ आना जाना नहीं होता था। पर यहाँ स्वतंत्रता है, मैं अपनी इच्छा से प्रेम कर सकती हूँ, इसलिए विनोद से प्रेम करती हूँ। पर तंत्रता में जो हो गया वो स्वतंत्रता में नियामक नहीं हो सकता। विधाता ने प्रेमेन से कहा, सुना तुमने, तुम क्या कहते हो? प्रेमेन ने दुखी प्रेमी के आधिकारिक रोष में कहा, यही कहना है कि हमें ऐसी जगह नहीं रहना, हमें वापस हमारे संसार भेज दिया जाए। इधर का भरोसा झूठा निकला। विधाता ने कहा, तुम वहां से यहाँ और यहाँ से वहां भागते फिरोगे या कुछ करोगे भी। तब तक सचिन ने रिकॉर्ड देखकर बताया, प्रभु इस लड़की की माता का कोटा खत्म हो गया है, 5 लड़कियां देनी थी, सो दे चुके। अब ये उसी परिवार में जन्म नहीं ले सकती। लड़के के बाप का अलबत्ता एक बेटा बकाया है। प्रेमेन ने गुस्से से कहा, अजीब धांधली है, यहाँ भी अपना बाप हम नहीं चुन सकते। एक लड़की को किसी को दे देने से क्या लड़की का स्टॉक खत्म हो जाएगा? दादा ने उसे नाराजगी से देखा, बोले, तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। प्रेमी महोदय, तुम इतनी जल्दी दुनिया क्यों छोड़ आए? किसी दुर्घटना में मारे गए हो क्या? प्रेमी ने कहा, मैं प्रेम के कारण आत्महत्या करके आया हूँ। हम दोनों एक साथ नदी में कूद पड़े, वहां दुनिया वाले हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे। दादा ने कहा, मगर तुम बातें ऐसे तैश में करते हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर आए हो। दुनिया में कोई और काम करने को नहीं बचे थे क्या जो यहाँ चले आए? वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विधाता ने रंजना से कहा, देवी जी, आपका नया प्रेमी जब सुनेगा कि आप इनके प्रेम में आत्महत्या करके आई हैं, तो वो भी आपको छोड़ देगा। यहाँ सौंदर्यों की कमी नहीं है। रंजना ने कहा, साहब ये जगह हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, यहाँ कुछ निश्चित नहीं है, इधर की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो सकती, कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं होता। विधाता ने कहा, पर अब एक कठिनाई है, जो प्रेम में आत्महत्या करके आते हैं उन्हें फिर मनुष्य बनाने का नियम नहीं है। जिस कारण से उन्हें जीना चाहिए उस कारण से वे मर जाते हैं। उनमें मनुष्य के रूप में प्रेम करने के योग्य साहस और विवेक की कमी होती है। तुम्हारे लिए भी ये अच्छा नहीं है कि तुम फिर मनुष्य बनो। एक बार बनकर और प्रेम करके तुमने देख लिया, तुमसे बना ही नहीं, तुम में हिम्मत ही नहीं है प्रेम को निभाने की। तुम दोबारा इस झंझट में मत पड़ो, कोई और जीवधारी बनो जो मनुष्य की तरह प्रेम करने को बाध्य नहीं। बोलो, कौन जानवर बनना पसंद करोगे? प्रेमेन ने रंजना से कहा, बता क्या बनेगी? उसने प्रेमेन से कहा, तुम ही बताओ पहले। प्रेमेन ने कहा, नहीं, पहले तुम, मैं सुसंस्कृत आदमी हूं, लेडीज फर्स्ट। रंजना ने कहा, नहीं, तुम पहले बताओ, मैं स्त्री, पुरुष की अनुगामिनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शाहीन। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम है गुलेल परसाई। तो गुलेल परसाई का नाम क्यों रखा गया, ऐसा गुलेल क्यों रखा गया? तो गुलेल चूंकि व्यंग्य क्या करता है कि हमें तीखा वार करता है हमारे ऊपर, तो इसलिए हमने इसका नाम गुलेल परसाई दिया है। तो शाहीन ने भी बहुत ही अच्छा पढ़ा, लेकिन अब क्या करें, ताली तो बजा नहीं सकते, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी खुद कहते हैं कि मेरी एक नई मुसीबत आ गई है। जब मैं ऐसी बात करता हूं जिस पर शर्म आना चाहिए, तब उस पर लोग हंसकर ताली पीटते हैं। तो दरअसल ये सब जो व्यंग्य है, ये हमारे ऊपर कटाक्ष है, हमारे समाज के ऊपर है, तो हमें उस पर ताली से ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है। इसी क्रम में मैं अब बुलाना चाहूंगा प्रियदर्शनी पूजा जी को।
आप अपने व्यंगों के साथ आए और हमारा रसास्वादन करें। थैंक यू। तो परसाई जी की जो मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है घेरे के भीतर। मैं शुरू करती हूँ। पति का नाम राम प्रसाद, पत्नी का नाम विमला। राम प्रसाद बीए में एक बार फेल, एक बार पास। विमला तीसरी कक्षा में केवल एक बार पास। राम प्रसाद के घर से हर 4-6 दिन में पति पत्नी के कंठों की क्रुद्ध आवाज, उत्तर प्रत्युत्तर, फिर मारपीट का शब्द और अंत में स्त्री का कंदन। जरूर राम प्रसाद विमला को पीटता है, लेकिन क्यों पीटता है ये रहस्य मोहल्ले में किसी को नहीं मालूम। पति पत्नी ने मारपीट की आवाज को तो सारे मोहल्ले में फैल जाने दिया है, पर कारण को घर की दीवार भी नहीं फाड़ने दी। वैसे तो अनेक भारतीय कुलवधुएं पति के हाथ से पिटना अपना अधिकार और गृहस्थ जीवन का जरूरी दस्तूर मानती हैं। अगर उन्हें ये अधिकार ना मिले तो वे बुरा मानती हैं। हमारी चाची को चाचा कभी नहीं मारते थे, इसलिए चाची को मोहल्ले के स्त्री समाज में बड़ा नीचे देखना पड़ता था। उन्हें लगता कि उनमें कोई बड़ी खराबी है। एक दिन उन्होंने जानबूझकर गरम चाय चाचा के पांव पर गिरा दी। उन्होंने गुस्से में चाची को 2-4 घूंसे और चाटे जमा दिए। उस दिन चाची पड़ोसिनों के समाज में बड़े ठाठ से आई। गर्व से उनका चेहरा खिला था। कभी कभी इस ताड़ना में चाहे कोई गर्व का अनुभव करे, पर जो हर 4-6 रोज में एक बार दमची जाए वो तो मृत्यु की कामना करती है। विमला हर 4-6 दिन में पिटती है, परंतु पड़ोसिन का ख्याल है कि पिट लेने के बाद विमला अधिक प्रसन्न, प्रफुल्लित और ताजा मालूम होती है। जब कोई कुलवधू पिटती है तब मोहल्ले की स्त्रियों को ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। विमला के पिटने के विभिन्न स्त्रियों ने अपनी अपनी सामर्थ्य और रुचि के अनुसार विभिन्न कारण खोज निकाले हैं। चंचल मना का विश्वास है कि विमला झरोके के पास किसी को झांकती है, इसलिए पिटती है। निपुत्री का ख्याल है कि विमला को संतान नहीं होती, इसलिए राम प्रसाद उसे मार पीट कर भगाकर दूसरा ब्याह करना चाहता है। फूहड़ समझती है कि विमला बेशऊर है, उसे रोटी तक सेकना नहीं आता, पर सही कारण विमला के मन में ही कहीं छिपा है, जो बहुत प्रयास करने पर भी कोई बाहर नहीं निकलवा पाई। 2 साल पहले विमला की शादी हुई। वो उसे गऊ की तरह बांध लाया था और ये उसे मालिक मानकर उसके घर की गौशाला में बंध गई। बहुत परिश्रमी, चतुर, पति परायणा, सुशीला स्त्री। बचपन में ही उसे माता ने सीता को दिया उपदेश रट्टा मार दिया था। वो ये था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ठीक चलता रहा। फिर उसने देखा कि पति परमेश्वर अक्सर आधी आधी रात तक कोई चिट्ठी पढ़ा करते हैं या लिखा करते हैं। वे क्या लिखते हैं इससे उसे मतलब नहीं था। उसकी चिंता तो ये थी इतनी रात तक जागने से कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। एक दिन उसने राम प्रसाद से पूछा, तुम इतनी रात तक क्या लिखा करते हो? चिट्ठी, राम प्रसाद ने संक्षेप में जवाब दिया। किसे चिट्ठी लिखते हो? दोस्तों को। और किसको? और किसको ये तो मैं नहीं जानती, पर मुझे यही डर लगता है कि इतना जागने से कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। दिन में क्यों नहीं लिख लेते? राम प्रसाद ने हंसकर कहा, तू तो पगली है। अरे कहीं दिन में हल्ला गुल्ला के बीच अच्छी चिट्ठी लिखी जाती है? मन की बात तो रात की शांति में लिखते हैं। बड़े पक्के दोस्त है मेरे वे। विमला मान गई, पर एक दिन अनायास उसने राम प्रसाद के कोट की जेब में हाथ डाला तो उसे एक लिफाफा मिला, जिसे राम प्रसाद ने डाक में छोड़ने के लिए रखा था। उसने पता पढ़ने की कोशिश की और तीसरी हिंदी के समस्त अक्षर ज्ञान से उसने उस पर लिखा नाम पढ़ लिया, लक्ष्मी देवी। उसने पुनः ध्यान से पढ़ा कि कहीं लक्ष्मण तो नहीं, परंतु ल खाली ल, अक्षर आधा और मां में बड़ी ई की मात्रा, लक्ष्मी। इससे शब्द आगे बढ़ता ही नहीं था। लिफाफा उसने वहीं रख दिया। शाम चिट्ठी लिखी है। वो मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? 2 नंदे हैं मेरी, सीता और गीता। इसे तो कभी नहीं देखा ना जाना।
राम प्रसाद ने गंभीरता से उत्तर दिया, वो मेरी मुंहबोली बहन है, बचपन में मुझे भाई की तरह चाहती थी। विमला ने पूछा, फिर तुमने उस दिन झूठ क्यों कहा कि दोस्त को चिट्ठी लिखता हूँ? राम प्रसाद ने समझाया, इसलिए कि स्त्रियां बड़ी शंकालु होती है, जरा सी बात को तर्क कुतर्क करने लगती है। विमला फिर मान गई, मगर ये बात वो पूरी तरह नहीं मान पाई। उसके मन में बड़ी उलझन मची, पहले दोस्त, फिर मुंहबोली बहन, लिंग परिवर्तन अनायास। उसके अपने भी 2 भाई हैं, पर वे आधी रात तक बैठकर उसे लंबी लंबी चिट्ठियां नहीं लिखते। उसकी बड़ी इच्छा हुई उन चिट्ठियों को पढ़ने की। आखिर ये बहुत पढ़े लिखे लोग क्या लिखते हैं। उसने पढ़ने का अभ्यास आरंभ किया। पड़ोस के लड़के लड़कियों की किताबें लेकर वो घंटों पढ़ा करती, और एक दिन उसने लक्ष्मी देवी के पते वाला लिफाफा खोल लिया। राम प्रसाद को अपनी सावधानी से अधिक पत्नी की मूर्खता पर भरोसा था, इसलिए सरलता से चिट्ठी विमला के हाथ आ गई। उसने उसे खोला और एक सांस में पढ़ गई। कुछ यूं लिखा था, अब तो मैं तुम्हारे बिन जी नहीं सकता, हर क्षण तुम्हारी याद मेरे मन में बनी रहती है, रात भर तुम्हारी याद करते करते ही गुजार देता हूँ। अब तो ऐसी इच्छा होती है इस गृहस्थी को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और हम दुनिया से कहीं दूर सुख का संसार बसाएं, आदि आदि। विमला को लगा जैसे उसे तेज ज्वर आ गया है, कनपटी गर्म हो गई है, आंखें जलने लगी है, उसका अंग अंग शिथिल हो गया है। प्रवासी पेड़ के सहारे रात भर सुख से सोया रहे और सवेरे आंख खुलने पर देखे कि वो सांप की बांबी पर सिर रखे रात भर सोया रहा। ऐसा ही कुछ लगा उसे। उसने इन वाक्यों को सैकड़ों बार पढ़ा, वे उसे याद हो गए। विश्वास जितना पक्का होता है, उसके टूटने में उतना ही दर्द होता है। हिलता हुआ दांत अगर झटके से बाहर आ जाता है तो ठीक है, पर जमा हुआ दांत जब डेंटिस्ट निकालता है ना, तो सारे शरीर को हिलाकर रख देता है। शाम को जब राम प्रसाद घर आया तो विमला ने कहा, तुम तो कहते हो कि तुम अपनी बहन को चिट्ठी लिखते हो, पर तुम उसे चिट्ठी में ये सब लिखते हो? राम प्रसाद ने घबराहट में पूछा, क्या लिखता हूँ? विमला को तो हर वाक्य रटा गया था। उसने पूरी प्रेम गीता का पाठ कर दिया। राम प्रसाद सकपका गया, फिर भी क्रोध में बोला, तुमने कहाँ पाई ये चिट्ठी? तुम्हारे कोट की जेब में। राम प्रसाद ने बोला, तुमने क्यों हाथ डाला मेरी कोट की जेब में? विमला ने शांति से कहा, अब वो जेब तुम्हारी अकेले की हो गई है, पर अभी तक तो मैं उसमें हाथ डालकर हर महीने की तनख्वाह निकाल लेती थी। राम प्रसाद ने सुलह करना उचित समझा। विमला के गाल पर हल्की सी चपत मारकर हंसते हुए बोला, तुम तो बुद्धू हो, तुम क्या जानो उस चिट्ठी का मतलब, तुम पढ़ी न लिखी। विमला ने कहा, नहीं सही, पर क्या तुम मुझे ये समझा रहे हो कि पढ़े लिखे लोग बहन को पत्नी की तरह चिट्ठी लिखते हैं? राम प्रसाद भड़क उठा। तर्क में वो परास्त हो गया था। उसने महातर्क का प्रयोग किया। महातर्क 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रियों के आंसू और पुरुष का पीटना। तो नारी के आंसू की धारा में इतनी ताकत होती है कि कितने महाबली बह जाते हैं। राम प्रसाद ने महातर्क का प्रयोग किया। उसने भी बचपन में पिता के मुख से नीति पढ़ी थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। पूज्य पिताजी ने अनेक बार राम प्रसाद की मां को उसी के सामने पीटकर इस नीति का ठीक अर्थ समझाया था। राम प्रसाद भड़का, तुझे क्या मतलब मेरी चिट्ठी पत्री से? तू कौन होती है दखल देने वाली? उसने विमला को पीटा। विमला थोड़ी देर रोती रही, फिर शांत हो गई। राम प्रसाद समझा कि अमोघास्त्र काम कर गया। विमला भी राम प्रसाद के अमोघास्त्र से विजित नहीं हुई। वो जब उसे लिखते या पढ़ते देखती पूछ बैठती, ये क्या लिख रहे हो? उसी को? ऐसा था तो मुझसे शादी क्यों की? हिम्मत करके कह देते, मैं तो उसी से शादी करूंगा, फिर बसाते उसी के साथ दुनिया से दूर कहीं सुख का संसार। राम प्रसाद भड़क उठा और उसे पीटता। विमला सोचती, वे दूसरी स्त्री को प्रेम पत्र लिखते हैं, उसे रुपया भी भेजते हैं, गलती उनकी है, पर जब मैं उनको गलती बतलाती हूँ तो पिट्टी मैं हूं। वो रात दिन ऐसा ही कुछ गुनाह करती। राम प्रसाद ने उससे बोलना छोड़ दिया था। जब बोलता तो डांटता या गालियां देता। कुछ दिन बाद विमला के मन में एक नई बात आई।
उसने एक चिट्ठी लिखी किसी कल्पित भाई के नाम। उसे लिफाफे में बंद कर दिया और ऊपर पता लिख दिया, मनोहर लाल शर्मा, कंचनपुरा, कानपुर। लिफाफे को ऐसी जगह रखकर कि राम प्रसाद की निगाह पड़ जाए, वो नहाने चली गई। लौटकर आई तो देखा कि पत्र राम प्रसाद के हाथ में था। वो सामने से निकली तो राम प्रसाद ने कड़क कर पूछा, इधर सुन पहले। वो बोला, ये मनोहर लाल कौन है? मेरे भाई है, विमला ने स्वाभाविक ढंग से शांति से उत्तर दिया। राम प्रसाद ने कहा, ये कहाँ का भाई है तुम्हारा? तेरा तो एक ही भाई है नंदन, इसे तो न देखा न जाना न कभी नाम सुना। विमला ने कहा, ये मेरे मुंहबोले भाई है, बचपन से मुझे सगी बहन की तरह प्यार करते हैं। राम प्रसाद ने बड़े व्यंग और घृणा से कहा, मुंहबोले भाई, मुझे चलाती है? मैं कोई बच्चा हूँ? सब समझता हूँ मैं, बहुत से मुंहबोले भाई देखे हैं मैंने। विमला ने स्थिरता से कहा, मुंहबोली बहन होती है तो मुंहबोला भाई भी होता होगा। फिर तुमने वो चिट्ठी पढ़कर देख ली है, उसमें तो वही लिखा है जो मैं नंदन को लिखती हूँ। ऐसा कुछ तो नहीं लिखा जैसा तुम अपनी मुंहबोली बहन को लिखते हो। इस व्यंग ने राम प्रसाद का आपा खो दिया। वो गर्जा, तू मेरी बराबरी करती है, मेरी बातों में दखल देती है और चुपचाप चिट्ठियां लिखती है। कहाँ की कुलटा लिखी थी मेरी किस्मत में। विमला ने तुनक्कर कहा, कुलटा मत कहो मुझे, कुलटा होगी वो जो अपने पति को और तुमको एक साथ ही प्रेम पत्र लिखती है। राम प्रसाद उत्तेजित हो गया, चिल्लाया, मुझोरी करती है, तुझे कल ही घर से निकालता हूँ, उल्टा कहीं की। उसके मुंह पर जैसे समस्त संसार की घृणा इकट्ठी हो गई, क्रोध से लाल हो गया। उसने विमला को फिर पीटा। विमला ने उस समय उसका मुख देखा, उस पर घृणा, शोभ, क्रोध, पीड़ा देखी। उल्टा स्त्री से विवाह कर लेने की ग्लानि कितनी जबरदस्त होती है। उस रात वो सो नहीं सकी, रात भर सोचती रही। वे दूसरी स्त्री को प्रेम पत्र लिखते हैं तब भी मैं ही पिटती हूँ। मैं पत्र लिखती हूँ जिसमें ठीक वही लिखती हूँ जो मैं सगे भाई को लिखती हूँ, तब भी मैं ही पिटती हूँ। वे गलती करते हैं तब भी मैं पिटूं, मैं गलती बताऊं तब भी मैं पिटूं, मैं गलती ना करूं तो भी मैं पिटूं। हर हालत में पिटने वाली मैं। आखिर सबका सब पीटना मेरे ही नसीब में क्यों पड़ा है? फिर उसे याद आया पिटते समय का राम प्रसाद का मुख, उस पर की वो घृणा, ग्लानि, क्रोध, पत्नी के चरित्र पर संदेह की वो घोर पीड़ा, वो व्यथा, निराशा, विफलना, वही सब जिसकी शिकार वो वर्षों से थी। उसे एक विचित्र प्रकार का संतोष मिला। वो बराबर वो मुख याद करती और उसे संतोष का अनुभव होता। राम प्रसाद ने विमला को घर से निकाला तो नहीं, पर वो एक ही घर में दोनों अजनबी की तरह रहने लगे। लोक लाजवश आदमी काटते हुए जूते को भी पहने रहता है। दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं होती, कभी मेल नहीं होता। दोनों के मिलने की एक ही सूरत होती, जब राम प्रसाद विमला को पीटता था। इस एक संघर्ष की स्थिति में दोनों का सम्मिलन होता। इस बीच राम प्रसाद कानपुर जाकर मनोहर लाल का पता लगाने की भी कोशिश करा, पर उसे बताया गया कि कोई कंचनपुरा है ही नहीं। तब से हर 4-6 दिनों में विमला कोई चिट्ठी लिखने बैठती, दोनों की लड़ाई होती और वो उसे पीटता, या वहीं उसकी चिट्ठी देखता तो दोनों में बहस होती, फिर वो उसे पीटता। लेकिन अब राम प्रसाद विमला पर पहले से अधिक ध्यान देता था। वो उसके ऊपर निगरानी रखता, उसके हर काम पर नजर रखता, उसके क्रियाकलापों पर निगाह रखता। दूसरे के घर में चोरी करने जाते समय आदमी अपने घर का ताला ठीक बंद करके हिलाकर देख लेता है। उसका अधिक ध्यान और समय विमला की निगरानी करने में जाने लगा। धीरे धीरे लक्ष्मी को चिट्ठी लिखने का सिलसिला लगभग समाप्त हो गया। वो लक्ष्मी से हटा पर विमला के समीप नहीं आया। उसने उससे बहुत घनिष्ठ रिश्ता जोड़ लिया था, वो था घृणा का। कभी कभी प्रेम के रिश्ते से घृणा का रिश्ता अधिक मजबूत होता है, पर दोनों अपने इस नए रिश्ते की गोपनीयता की रक्षा किसी पवित्र विधान की तरह करते थे। विमला से हर 4-6 दिन में उसकी लड़ाई होती थी। वह पिटती है, उस समय राम प्रसाद के मुख की घृणा, पीड़ा, क्रोध, विवशता की कालिमा वो देखती है। उसे एक विचित्र प्रकार का संतोष मिलता है। तभी पड़ोसिनों का ख्याल है कि विमला पिटने के बाद अधिक सुंदर, प्रफुल्ल और ताजा मालूम होती है। तो ये कहानी समाप्त हो गई और मैं अभी
दूसरी कहानी पढ़ती हूँ जिसका नाम है मोटर और प्यार। ये बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत ज्यादा कटाक्ष है, इसमें भी व्यंग है। मैं शुरू करती हूँ। माउंट रोड पर एक हरी मोटर कार रोज 5 बजे शाम को उत्तर से दक्षिण जाती थी और माउंट रोड पर ही एक पीली कार रोज 5 बजे शाम को दक्षिण से उत्तर जाती थी। और जब एक उत्तर से दक्षिण और दूसरी दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी तो रोज आमना सामना होगा ही। और जब रोज आमना सामना होगा तो किसी दिन पहचान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। और जिसका जन्म हो गया है क्या उसे बढ़ने से रोक सकते हैं? तो हरी और पीली कारों की पहचान बढ़ गई। एक दिन हरी कार ठिठक गई तो पीली कार भी ठिठक गई। हरी कार ने पीली कार से कहा, मुझे तुमसे प्यार है। पीली कार ने भी लज्जा से लाल होकर कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है। इसी समय सड़क के किनारे से मध्यम श्रेणी के बाबू की तरह जर्जर एक ठेला खड़खड़ाता हुआ उन कारों पर उपेक्षा की नजर डालता हुआ चला गया। और बच्चों से लदी बबुआइन की तरह सवारियों से लदी मोटर लॉरी इस खुले प्यार पर धूल थूकती हुई निकल गई। हरी और पीली कारें प्यार की बेखबरी में न जाने कितनी देर वहीं खड़ी रही। फिर दोनों के नयन उठे, मिले, लजाए और चमके और दोनों हॉर्न की आह छोड़कर विदा हो गई। पास ही खड़ी इमली ने आम से पूछा, क्यों भाई, वो कौन सा प्यार है इस महीने का? आम ने जवाब दिया, ये 21वां प्यार है, अभी 4 दिन बकाया है महीने के। माउंट रोड के दक्षिण सिरे के बंगले पर के सामने हरी कार रुकी और उसमें से उतरा सजीला युवक नरेंद्र नाथ। और माउंट रोड के उत्तर सिरे पर बंगले के सामने पीली कार रुकी और उसमें से निकली महती कीमती साड़ी में लिपटी युवती शीला। एक दिन शाम के धुंधलके में उत्तरी सिरे के बंगले के सामने हरी कार रुकी और उसमें से एक जोड़ा निकला। वृक्षों की झुरमुट में प्रेम की छाप पड़ी। फिर दोनों के संदिग्ध स्वर निकले, नमस्ते, टाटा। हरी कार झरझराकर चल दी और फिर सब शांत। बूढ़े आम ने घृणा से कहा, बड़ा अनाचार होने लगा है अब। नए अमरूद ने उद्धत भाव से गर्दन ऐंठ कर कहा, बूढ़े हो गए हो ना? अरे बाबा, जवानी प्यार का मौसम है। नरेंद्रनाथ का ड्राइवर दीनानाथ 27-28 साल का नवयुवक था। नरेंद्रनाथ से अधिक स्वस्थ और बलिष्ठ। हाल ही में उसने यहाँ पर नौकरी कर ली थी। वही बंगले के बरामदे में रहता था और काम करता था। दीनानाथ रोज सवेरे दूध लेने डेयरी फार्म जाता था। वहां जमुना नाम की युवती नौकरानी से रोज उसका आमना सामना होता था। रोज आमना सामना होगा तो किसी दिन पहचान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। और जो जन्म गया है क्या उसे बढ़ने से रोक सकते हैं? तो दीनानाथ और जमुना की भी जान पहचान बढ़ गई। और एक दिन भूरी भैंस के खूंटे के पास दीनानाथ ने जमुना से कहा, मुझे तुमसे प्यार है। लाज से सिकुड़ कर जमुना ने भी जवाब दिया, मुझे भी तुमसे प्यार है। और न जाने क्या क्या बातें होती रही, भूरी भैंस ही जाने। बात खत्म होने पर भूरी भैंस ने फुड़क कर कहा, ठीक है, चलने दो। फिर दोनों के नयन उठे, नयन मिले, नयन चमके और दोनों काम पर चले गए। एक दिन जमुना ने दीनानाथ से पूछा, तुम्हारा मालिक उस लड़की को बहुत प्यार करता है ना? दीनानाथ बोला, दिखता तो ऐसा ही है। जमुना ने आशंकित होकर बोला, इसका क्या मतलब, कहीं बेचारी को धोखा तो नहीं देता है? दीनानाथ ने कहा, सच्चा प्यार काहे का? मेरा मालिक कभी इस बंगले के सामने टाटा बोलता है, कभी उस बंगले के सामने, और वो लड़की भी पहले उस सामने वाले बंगले के सामने टाटा बोलती थी। जमुना ने कहा, तुम तो मुझे सच्चा प्यार करते हो ना? दीनानाथ ने प्यार की गर्माहट से उत्तर दिया, वाह, अब भी इसमें कोई शक है? जमुना ने तनिक लजाकर पूछा, अच्छा ये बताओ, ये लोग कैसे प्यार करते हैं? दीनानाथ ने हंसकर कहा, तू तो पगली है। अरे दोनों मोटर में घूमते हैं, गाते बजाते हैं, खाते पीते हैं। मैं उस लड़की को बंगले से लाता हूँ, फिर वापस छोड़ आता हूँ। जमुना ने कहा, सुनो, तुम एक दिन मुझे भी मोटर में बिठा सकते हो? मैं कभी नहीं बैठी, एक दिन घुमाओगे? दीनानाथ ने कहा, हाँ हाँ, किसी भी दिन, ये कौन सी बड़ी बात है? जमुना ने शंका से पूछा, कहीं मालिक तुम्हें डांटे तो? दीनानाथ के हृदय में प्यार हिलोरे लेने लगा। प्यार वो तूफान है जिसके सामने बाधा विघ्न उड़े उड़े फिरते हैं। प्यार में हीनता का तिरोभाव हो जाता है।
प्रेमी अपने को अजय सर्वोपरि मानता है। जमुना ने जब उसकी क्षमता पर शंका की तो उसके प्यार ने विद्रोही स्वर में कहा, काहे को डांटेगा, मैं चाहे जहां मोटर ले जाऊं। कभी कुछ नहीं कहता और फिर मेरी मुट्ठी में उसकी सारी बातें भी तो है। जमुना ने आश्वस्त होकर कहा, अच्छा तो कब बिठाओगे मोटर में? दीनानाथ ने कहा, कल ही। कल वे दोनों उसी लड़की के कार में घूमने जाने वाले हैं, कहीं दूर। बस मैं मोटर ले आऊंगा, तू तैयार रहना। 4 बजे शाम को मैं हॉर्न बजाऊंगा तो तू एकदम आकर बैठ जाना। जमुना बोली, अच्छा। वो चलने लगी तो दीनानाथ ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जब हम घूम कर लौटेंगे तो मैं तुझे फिर छोड़ूंगा और तुझे मुझे टाटा कहना पड़ेगा। जमुना लजाकर बोली, मुझसे कहते नहीं बनेगा। हम लोग भी क्या उनकी तरह नाटक करेंगे? दीनानाथ ने कहा, इसमें नाटक काहे का, हम भी विदा होंगे तो नमस्ते ही करेंगे। जमुना ने मंजूर किया, बोली अच्छा। दूसरे दिन दीनानाथ ने जमुना को हरी कार में घुमाया। वो खूब तेजी से दौड़ा था और जब वो भयभीत होकर उससे चिपट जाती और धीमी रफ्तार करने के लिए अनुनय विनय करती तो दीनानाथ को उसकी प्रेम कातरता में अपूर्व आनंद मिलता। इस समय वो कार का स्वामी था। प्रेम के सामने भय, संदेह, चिंता सबने हथियार डाल दिए। जमुना की झोपड़ी के सामने कार खड़ी हुई। दोनों उतरे। दीनानाथ द्वार तक जमुना को छोड़ने गया। दीनानाथ ने कहा, अच्छा नमस्ते, टाटा। इस समय पीली कार मोड़ के पास आकर रुकी। कार में से नरेंद्र उतरा। कड़क कर दीनानाथ से पूछा, क्यों बे, ये कौन थी? कमीनी औरतों को कार में बिठाकर घुमाता है। दीनानाथ गुस्से से लाल हो गया, जोर से जवाब दिया, जबान संभाल कर बोलो, कमीनी होगी वो जो कार में बैठी है। उसका हाथ फड़क रहा था। नरेंद्र ने स्थिति की गंभीरता को समझकर नर्म होकर कहा, अच्छा बढ़ाओ गाड़ी। दीनानाथ ने गाड़ी स्टार्ट की। दूसरे दिन दीनानाथ जमुना के पास आया। जमुना बड़ी चिंतित थी। आते ही पूछा, कल फिर क्या हुआ? दीनानाथ ने कहा, बंगले पर जाकर वो बकने लगा तो मैंने कहा, अगर जमुना को गाली दी तो जबान खींच लूंगा। तुम्हारा नौकर मैं हूं, वो नहीं है। और मैं भी काम की तनख्वाह लेता हूं, खैरात नहीं लेता। जमुना ने पूछा, फिर क्या हुआ? दीनानाथ ने कहा, फिर क्या होगा? नमस्ते, टाटा हो गया बस। वो खिलखिलाकर हंसा। फिर बोला, अब नौकरी ढूंढने निकला हूं। ये कहानी यही समाप्त होती है। थैंक यू। पूजा शर्मा जी ने जो पहली कहानी पढ़ी, घेरे के भीतर, उसे सुनते हुए हमें एक ही साथ तुलसीदास भी याद आते हैं और धर्मवीर भारती भी याद आते हैं और उनकी कई रचनाएं भी हमें याद आती हैं। जैसे कहानी में ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल तारण की अधिकारी, इस 2 पंक्ति का हरिशंकर परसाई ने कितने अच्छे से अपनी इस रचना में पिरोया है और उसके संदर्भ में उन्होंने जो एक प्रतिपक्ष रचा है स्त्री का, विमला का, वो काबिल तारीफ है। इसलिए क्योंकि इस कहानी की शुरुआत जहां से होती है घेरे के भीतर, तो एक स्त्री जिसको कि बचपन से ही माँ ही सबसे पहले शालीनता, सुकुमारता और पति परायणता इस सब का पाठ पढ़ाती है। और स्त्री जब तक अपने पति की हाँ में हाँ मिलाए, उसके व्यभिचार का, उसके हर एक चीज का समर्थन करे, तब तक उसे सुशील और सभ्य होने का तमगा पुरुष समाज पति रूप में और किसी भी संबंध के रूप में उसे प्रदान करता रहता है। लेकिन जैसे ही वह प्रतिकार करती है तो वो उल्टा हो जाती है। बार बार विमला का पति जैसे ही वो इसने उस प्रतिपक्ष के रूप में विमला ने थोड़ा पढ़ना सीखा और वो एक मुंह बोला भाई जो कि कल्पित है, उसे पत्र लिखती है। तो पुरुष का प्रतिकार का जो स्वर भी होता है वो कितना कठोर होता है। वो उल्टा शब्द का इस्तेमाल करता है और तमाम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है पत्नी के लिए। अगर तुलसी जैसे महान रचनाकार लिखते हैं कि मूक बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर अपमाना, नारी पाव दुख सुरपुर नाना, तो उसी को कितने ही सरल शब्दों में परसाई ने अपनी इस कहानी में लिखा है। और इसमें यदि तुलसीदास एक पुरुष का पक्ष रखकर एक जो हमारी
अभी तक आती हुई लंबी सामाजिक परंपरा है जिसमें स्त्रियों के लिए घेरे सृजित कर दिए गए हैं। उससे आगे निकलकर विमला का जो प्रगतिशील रूप दिखाते हैं वो बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय भी है। और इसमें एक दूसरी चीज जो तथाकथित बहन वाली होती है कि पति अपने संबंधों को अ, खेमे में बांटकर अपनी सहूलियत के मुताबिक या तो उसको खेमे में बांट कर रखेगा या तो घालमेल करेगा। कि मतलब हाफ गर्लफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसकी जो बहन है वो कहीं ना कहीं यही है कि वो लक्ष्मी को जब पत्र लिखते हैं तो वो तो उसकी प्रेयसी की तरह है। और इसको पढ़ते हुए हमें धर्मवीर भारती की कृति है, धर्मवीर भारती की, निकांता भारती की रेत की मछली। वो एक तरह से धर्मवीर भारती के जीवन के ऊपर ही लिखा गया है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक एक उपन्यास है, छोटी सी पतली सी। और उसमें इस तरह यदि उसमें मैं थोड़ा व्यक्तिगत जा रही हूँ क्योंकि हम हरिशंकर परसाई की के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखे हैं। और इसमें थोड़ी यदि हम बात करें तो हरिशंकर परसाई ने जो अभी विमला के पति का एक स्वरूप दिखाया है कि वो बहन बोलकर उसके साथ जो भी अपना एक प्रियतमा का या जो कुछ भी उसका संबंध रखता है और अपने पत्नी के कल्पित भाई को जब वो पत्र लिखती है तो उसका जो जो होता है। लेकिन हमारे साहित्य समाज में अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो इसको अगर हमें जानना पढ़ना हो तो हम कांता भारती की जो कृति है रेत की मछली उसको पढ़ें। उसको कांता भारती ने बहुत ही विस्तार से लिखा है। तो हमारे परसाई जी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ही मतलब बिना किसी का नाम लिए अपनी कहानियों में छोटे छोटे संदर्भ सृजित करते हैं और वो एक व्यापक फलक पे पाठक के सामने प्रस्तुत होता है। और उनकी अन्य रचनाएं जो उन्होंने आगे दूसरी कहानी जो पढ़ी तो उसमें भी हम देखते हैं कि संदर्भ बहुत छोटा होता है लेकिन उसका जो विस्तार है, उसके जो आशय है वो बहुत ही विस्तृत हैं। अगर परसाई लिखते हैं प्रेमचंद के फटे जूते, तो क्या उनके फटे जूते अगर कोई फोटो खिंचवा रहा है तो वो अच्छे से सधस के आएगा कैमरे के सामने, लेकिन उनके जूते प्रेमचंद के फटे हुए हैं और वो भी फटे कहाँ से, आगे की तरफ से फटे हुए हैं। और वो इस एक छोटी सी जो वो प्रतीक रचते हैं तो उसमें भी उनका जूता भी आगे से क्यों फटा है, क्योंकि समाज में जो तमाम इन तरह की बुराइयां हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और भी अन्य बुराइयां हैं, उनको दूर करते हुए, रास्ते के कंकर को, बाधाओं को दूर करते हुए, उन कंकरों से, उन बाधाओं से टकराते हुए प्रेमचंद के जूते फट रहे हैं। और वैसे बात करें तो ये संदर्भ बहुत ही आगे जाएगा, तो मैं बातों को बहुत अधिक नहीं बढ़ाते हुए हमारी अगली पाठक है शिवानी जी। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। इस कहानी का नाम है एक फिल्म कथा। ये रंजना और राकेश की प्रेम कहानी है। रंजना बहुत अच्छी लड़की है और उसे गाना भी आता है। राकेश भी बहुत अच्छा लड़का है। वो एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है। वो थोड़ा आवारा है क्योंकि उसे प्यार करना है। और हमारे समाज में कोई भी अच्छी स्त्री किसी शरीफ आदमी से प्यार नहीं करती। राकेश चेन स्मोकर है। रंजना कहती है ये बुरी आदत है, इसे आप छोड़ दीजिए। राकेश फौरन हाथ की सिगरेट फेंक देता है। राकेश और रंजना अब 5 ऐसे गाने याद करते हैं जिन्हें डुएट या दू गाने कहते हैं। इन गानों में एक कड़ी नायक गाता है और दूसरी नायिका गाती है। ये गाने सीख कर वे अपने अपने घर में बैठे एक एक कड़ी गाते रहते हैं। उनके हृदय मिल गए हैं, इसलिए जो ही एक गाना आरंभ करता है दूसरा जान जाता है और वो आगे गाने लगता है। अपने घर में बैठकर इस तरह 5 गाने गाकर वे एक बगीचे में मिलते हैं। वे वहां गाने गाते हैं और लुका छिपी खेलते हैं। वहां कोई आदमी इस समय नहीं आता क्योंकि नगर पालिका ने जो समय प्रेमियों के मिलने के लिए निश्चित कर दिया है उस समय नागरिकों को आने की मनाही है। चारों कोनों पर पुलिस तैनात रहती है। प्रेमी युगल 5वां गाना गाने ही वाला है कि कहीं से एकाएक चांद निकल पड़ता है।
दोनों चांद को देखते हैं और चांदनी के बारे में एक गाना गाते हैं। गाना समाप्त होने पर वे कस्में खाते हैं कि हम एक दूसरे के हो गए, हम जीवन भर साथ रहेंगे रंजना। इस संबंध से एक और गाना गाकर वे अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रंजना पर दुख टूट पड़ता है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ज्यों ही माँ प्राण छोड़ती है, रंजना दूसरे कमरे में जाकर माँ की मौत के बारे में एक गाना गाती है, जो उसने पहले से ही इस अवसर के लिए तैयार करके रखा हुआ है। रंजना के पिता बाबू हर प्रसाद को लड़की के विवाह की चिंता है। वो गरीब आदमी है, इसलिए उसके लिए अच्छा वर प्राप्त नहीं कर सकते। इधर राकेश के पिता बेटे की शादी एक रईस के घर करने की योजना बना रहे हैं। राकेश रंजना से शादी करने की इच्छा प्रकट करता है, पर पिता कहते हैं कि गरीब के घर विवाह करने से उनकी इज्जत चली जाएगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है राकेश, उनका कहना है। अब यहाँ खलनायक प्रकट होता है। सुरेंद्र सिंह एक पुराने जमींदार का एक लौता बेटा है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो अपार संपत्ति का मालिक हो गया है। सुरेंद्र सिंह एक बहुत बदमाश आदमी है, क्योंकि उसकी तलवार जैसी मूछें हैं। वो हमेशा सिगरेट पीता है और सीटी बजाता रहता है। उसके पास एक भयानक कुत्ता है। वो शराबी, जुआरी, चरित्रहीन, अत्याचारी सब कुछ है। बाबू हर प्रसाद पर उसका 15,000 कर्ज है और उनका मकान उसके पास रहन रखा हुआ है। वो जब तब मकान बेदखल करने की धमकी देता रहता है। उसकी नजर रंजना पर है। एक दिन राकेश रंजना को मोटर में घुमाने ले जाता है। रंजना मोटर की सवारी के बारे में एक गाना गाती है। बीच में मोटर फेल हो जाती है तो वो मोटर फेल होने के बारे में भी एक गाना गाती है। अब उसके पास 14 गाने हो गए हैं। राकेश भी गाने में पीछे नहीं है। वो 2 गाने आवारागर्दी के बारे में गाता है। फिर एक दिन उसे सड़क के किनारे एक गरीब आदमी दिखा पड़ता है। उसे दया आ जाती है और वो वहीं रुककर गरीब की दुर्दशा के बारे में एक गाना गाता है, जिसमें वो सामने की अट्टालिका की ओर इशारा करके कहता है, ऐ महल में रहने वालों, देखो तुम्हारे सामने ही गरीब पड़ा है। अब राकेश के पास भी 14 गाने हो गए हैं। राकेश का मन गरीब को देखकर बहुत दुखी हो गया है, इसलिए वो रात को एक थिएटर में जाकर नाच देखता है। एक दिन रंजना एक वैरायटी शो देखने जाती है। वो 3 नाच देखती है। चौथे नाच के लिए राकेश ही नर्तक के वेश में मंच पर आता है। ज्यों ही रंजना की दृष्टि उससे मिलती है, वो उसे पहचान लेती है। दोनों मुस्कुरा उठते हैं। राकेश एक अंतरराष्ट्रीय नृत्य पेश करता है, जिसमें भरतनाट्यम और रॉक एंड रोल का मिश्रण रहता है। रंजना ये देखकर बहुत प्रसन्न होती है कि राकेश को नाचना भी आता है। वो उसे पहले से अधिक प्यार करने लगती है। सुरेंद्र सिंह अपने कुत्ते को साथ लेकर कई दिन से शिकार पर गया था। वो लौट आता है। अब उसे रंजना की याद आती है और वो एक दिन बाबू हर प्रसाद को बुलाता है। सुरेंद्र सिंह बाबू हर प्रसाद से कर्ज पटाने के लिए कहता है। वो फिलहाल असमर्थता प्रकट करते हैं। वो उनसे मकान छोड़ देने के लिए कहता है। बाबू हर प्रसाद अनुनय विनय करते हैं, पर उस दुष्ट का हृदय नहीं पसीजता। वो कहता है कि यदि वो रंजना की शादी उससे कर दे तो वो सब कर्ज छोड़ देगा। बाबू हर प्रसाद बिना कुछ उत्तर दिए चले जाते हैं। बाबू हर प्रसाद से खाना नहीं खाया जाता। रंजना पिता की चिंता का कारण समझ जाती है और कहती है कि मैं सुरेंद्र सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो बलिदान करने के लिए तैयार है। बलिदान की परंपरा यहाँ से आरंभ होती है। रंजना इस निर्णय के बाद अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करके दुर्भाग्य का गाना गाती है। फिर वो राकेश की तस्वीर हाथ में लेकर उससे बातें करती है। दूसरे दिन रंजना राकेश को एक चिट्ठी लिखकर अपने निर्णय की सूचना दे देती है। लिखती है कि मुझे भूल जाओ। राकेश के हृदय को बड़ा गहरा धक्का लगता है। वो एक निराशा का गाना गाता है। गाने के अंत में वीर रस आता है, जब वो कहता है कि ऐ कोमल हृदयों को कुचलने वाली दुनिया, हम तुझमें आग लगा देंगे। रंजना की शादी की तिथि तय हो जाती है। रंजना और राकेश अपने अपने घर में बैठकर 4 गाने गाते हैं, जिनमें कहा गया है कि अब तुम हमें भूल जाओ, हम सदा के लिए बिछुड़ गए।
राकेश घोर निराशा में जंगल की ओर भाग जाता है, पर फिर उसे डर लगता है, इसलिए वो घर लौट आता है। शादी की तिथि आ जाती है। बाजे गाजे के साथ सुरेंद्र सिंह अपनी बारात लाता है। रास्ते में उसे राकेश दिखता है। वो घोड़े पर बैठे बैठे चेहरे पर के फूलों को जरा हटाकर राकेश को मुंह चढ़ाता है। बारात मंडप में आ जाती है। वेदी के सामने रंजना और सुरेंद्र सिंह बिठा दिए जाते हैं। पंडित वर वधू के हाथ जोड़ देते हैं और मंत्र पढ़ने की तैयारी करते हैं। राकेश की एक खास आदत है, जब किसी शादी में शामिल होने जाता है तब जेब में 25-30 हजार के नोट ले जाता है। जब वो देखता है कि लड़की किसी और प्यार करते हुए भी कर्ज के दबाव के कारण किसी और से शादी कर रही है, तो वो वहीं मंडप में ही लड़की के बाप का कर्ज पटाकर लड़की की शादी उसके प्रेमी से करा देता है। आज वो 50,000 के नोट लेकर आया है। पंडित राकेश के प्रकट होने की राह देख रहे हैं। वो मंत्र पढ़ने में इसलिए विलंब कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि प्रेम करने वाली कन्याओं के पिता राकेश से अपना कर्ज पटवाकर लड़की की शादी उसके प्रेमी से कर देते हैं। पंडित मंत्रोच्चार करने ही वाले हैं कि सहसा भीड़ में से राकेश सामने आता है और बड़ी दबंग आवाज में कहता है, ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। एक सख्ता सा छा जाता है। सुरेंद्र सिंह उठकर खड़ा हो जाता है और कड़क कर पूछता है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? शादी होकर रहेगी। ये सांस रोकने का स्थल है, देखें क्या होता है। सुरेंद्र सिंह बाबू हर प्रसाद से कहता है कि ये सब क्या घोटाला है। बाबू हर प्रसाद को मालूम है कि राकेश 50,000 के नोट लेकर आया है। वो राकेश की बात का समर्थन करते हैं। तब सुरेंद्र सिंह कहता है, तो लाओ मेरा कर्ज पटाओ। राकेश तुरंत 50,000 के नोट उसके मुंह पर फेंक कर कहता है, ले अपनी धन की भूख शांत कर। इसके बाद राकेश वही धन वालों की हृदयहीनता पर एक जोशीला भाषण देता है। सुरेंद्र सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है। वो मुकुट जमीन पर फेंक देता है, पुष्पहार तोड़ फेंकता है और दूल्हे का बाना उतार कर कोट की जेब में नोटों का बंडल रख लेता है। न नोट गिनता है, न रसीद लेता है। बाबू हर प्रसाद की रसीद नहीं मांगते, क्योंकि पैसा उनकी जेब से थोड़े ही न गया है। सुरेंद्र सिंह पांव पटकता हुआ मंडप से बाहर चला जाता है। जाते जाते कह जाता है, याद रखना मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बदला लेकर रहूंगा। बाबू हर प्रसाद राकेश से कहते हैं, बेटा तुमने मेरी इज्जत बचा ली। राकेश संकोच पूर्वक कुछ अस्पष्ट उत्तर देता है, जिसका अर्थ है कि मैं तो इज्जत बचाता ही रहता हूँ। पंडित कहते हैं, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। ये सुनकर राकेश और रंजना वेदी पर बैठ जाते हैं और पंडित मंत्र पढ़ देते हैं। राकेश और रंजना बहुत प्रसन्न हैं। राकेश अब दुनिया को आग लगाने का इरादा त्याग देता है। दोनों एक बड़े मकान में रहते हैं और गाना गाते हैं। अब प्रत्येक के पास लगभग 27 गाने हो चुके हैं। पर संसार में सुख और दुख का जोड़ा है। एक दिन राकेश सख्त बीमार होता है। रंजना डॉक्टर को नहीं बुलाती, वो भगवान की मूर्ति के सामने पति की बीमारी के बारे में एक गाना गाती है। थोड़ी देर बाद राकेश अच्छा हो जाता है। राकेश और रंजना अब सुख पूर्वक रहते हैं। वो रह सकते हैं, पर वे नहीं रहते, क्योंकि अभी फिल्म केवल 2 घंटे की हुई है और दर्शक भूले ना होंगे कि सुरेंद्र सिंह ने जाते जाते क्या कहा था, याद रखना मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। अब एक रहस्य खुलता है। सुरेंद्र सिंह के पास रंजना के कुछ पत्र हैं, जो किसी दूसरे प्रसंग के हैं, पर उन्हें वो प्रेम पत्र कहता है। वो रंजना को धमकी भेजता है कि ये प्रेम पत्र राकेश को दिखा दूंगा। रंजना बहुत घबराती है और एकदम आत्महत्या करने चल देती है। आत्महत्या करने की जगह नदी का एक खतरनाक घाट है। यहाँ बिल्कुल सुनसान रहता है। रंजना घाट की ओर चली जा रही है। भारत में साधु बहुत हैं, इनसे समाज को बहुत लाभ है। इनका काम है आत्महत्या करने वाली स्त्रियों को बचाना और बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाना। भारत साधु समाज की व्यवस्था के अनुसार सुंदरियों के आत्महत्या करने के स्थानों के पास एक एक साधु छिपकर बैठा रहता है। वो 24 घंटे देखता रहता है कि कौन आत्महत्या करने जा रही है।
12 घंटे में उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। जहां रंजना डूबने जा रही है वहां भी एक साधु बैठा है। जो ही वो रंजना को देखता है त्यों ही एक गाना गाता है जिसमें वो संदेश देता है कि हे प्राणी, संसार तो दुख का स्थल है ही, तू हिम्मत मत हार, तेरे सुख के दिन आएंगे। रंजना ठिठक कर साधु के संदेश पर विचार करती है, पर उसे उस पर विश्वास नहीं होता। वो घाट की ओर बढ़ जाती है। रंजना एक ऊंचे कगार पर खड़ी है। नीचे अथाह पानी है, हवा साए साए कर रही है। घोर सस्पेंस का क्षण है ये। क्या होगा? क्या रंजना कूद पड़ेगी? इधर वो साधु भी धीमे धीमे पग पीछे पीछे चला आया है। रंजना को नहीं मालूम, क्योंकि उसने पीछे देखा ही नहीं। साधु रंजना के कूदने की राह देख रहा है। उसका नियम है कि जब तक सुंदरी कूदने न लगे वो उसे नहीं बचाता। रंजना गिरने लगती है, साधु तुरंत उसे पकड़ लेता है। रंजना मुड़ती है, साधु कहता है, बेटी। साधु उसे समझाता है और वो घर लौट जाती है। साधु कुटी में लौट जाता है और रिपोर्ट लिखकर भारत साधु समाज के केंद्रीय कार्यालय को भेज देता है। रंजना पर साधु के उपदेश का असर पड़ता है। सत्य का सहारा लेती है, सुरेंद्र सिंह की चालबाजी राकेश को बता देती है। राकेश को बहुत क्रोध आता है। वो सुरेंद्र सिंह के बंगले पर पहुंचता है। वहां देखता है कि सुरेंद्र सिंह मरा पड़ा है, किसी ने उसकी आत्महत्या कर दी है। राकेश घबरा कर भागता है। रास्ते में उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रंजना बहुत दुखी है। वो दुख भरे गाने गा गा कर समय काटती है। राकेश पर सुरेंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा चलता है। अदालत भरी है। न्यायाधीश महोदय राकेश के बयान लेते हैं। फिर सरकारी वकील सिद्ध करता है कि हत्या राकेश ने ही की है। राकेश का वकील इसका खंडन करता है और सिद्ध करता है कि हत्या किसी और ने की थी। राकेश तो वहां बाद में पहुंचा। दर्शकों में बहुत सनसनी है। तीसरी बार सस्पेंस की स्थिति है। अब क्या होगा? क्या राकेश को फांसी हो जाएगी? न्यायाधीश फांसी की सजा सुनाने ही वाले हैं कि दर्शकों में से एक स्त्री चिल्लाती है, राकेश निर्दोष है, हत्या मैंने की है। स्त्री की बलिदान भावना देखकर सारे दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। न्यायाधीश उस स्त्री को गिरफ्तार करने ही वाले हैं कि कहीं से भागता भागता एक आदमी आता है और अदालत में घुसकर चिल्लाता है, मलॉर्ड, हत्यारा मैं हूं, सुरेंद्र सिंह की हत्या मैंने की है। सब अचंभे में है। बड़ा सस्पेंस है। इतने आदमियों को बलिदान करने के लिए तत्पर देखकर न्यायाधीश का हृदय भर जाता है और वे सबको छोड़ देते हैं। उनका निर्णय है कि सुरेंद्र सिंह ने आत्महत्या की है। सब प्रसन्न हैं। रंजना और राकेश अब सुखपूर्वक रह रहे हैं, क्योंकि फिल्म अब 3 घंटे की हो चुकी है। ये थी पहली कहानी और अब मैं दूसरी कहानी पढ़ती हूँ। इस कहानी का नाम है चूहा और मैं। ये कहानी स्टीनबेक के लघु उपन्यास ऑफ मैन एंड माउस से अलग है। चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया है। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे घर का चूहा कर लेता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वो इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनोई की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। इस चूहे ने अपना यह अधिकार मान लिया कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मान पाया। चूहे ने मान लिया है। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। मैं जब अकेला लौटा, घर खोला तो देखा कि चूहे ने सारी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर फोड़ डाली है। वो खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा। क्रॉकरी और डब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वो पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जिंदा रहता होगा। पर घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। जब घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वो खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहां दौड़ रहा है। वो शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। दिन भर वो आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था। उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा। पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था।
बहन के यहाँ जो पास में ही रहती है, दोपहर को भोजन कर लेता, रात को देर से खाता हूँ तो बहन डिब्बा भेज देती थी, खाकर मैं डब्बा बंद करके रख देता। चूहाराम निराश हो रहे थे। उन्होंने सोचा ये कैसा घर है, आदमी आ रहा है, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर बुलबुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती, मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाता और मेरे सिर के पास हलचल करने लगता। वो भूखा था, मगर उसे सिर और पांव की समझ कैसे आई? वो मेरे पांव की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वो मच्छरदानी में घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं और ये किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर भारी अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती, मगर चूहा राम फिर मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान लिया है। वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वो रात को मेरे सिरहाने आकर शायद ये कहता है, क्यों बे, तू आ गया है, भरपेट खा रहा है, मगर मैं तो भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है, मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा। तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली। रात को मैंने भोजन का डब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहां डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे बैठकर खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरा दिए। सुबह देखा कि वो सब खा गया है। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे। मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं। मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए। वो एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा। अब यह रोजमर्रा का काम हो गया। मैं डब्बा खोलता तो चूहा निकल कर देखने लगता। मैं 1-2 टुकड़े डाल देता, वो उठाकर ले जाता, पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती थी। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता। वो रात को उन्हें खा लेता और सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता। चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ नहीं करता। फिर वो कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा, चल रहे मेरे साथ उस घर में, मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है। चल चल, दोनों खाएंगे, तो उसका बाप भी हमें खाने को देगा, वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे। हमारा हक है। अब दोनों चूहे राम मजे में खा रहे हैं। मगर मैं सोचता हूँ, आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है? चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा? थैंक यू। धन्यवाद शिवानी जी। तो अभी जैसा कि इन्होंने पढ़ा, और हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यों में हमेशा से सामाजिक चेतना रही है। जैसे कि अभी लाइन थी कि चूहा राम अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। तो हरिशंकर परसाई किधर ले जाते हैं आपको अपने मेटाफर्स के थ्रू? किस सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं? जैसा कि बुल्ले शाह ने लिखा है कि कुत्ते त्यूते, कि मतलब कुत्ता जाग गया है, अरे अब तुम कब जागोगे? बुल्ले शाह जो पंजाब के बड़े ही महान एक कवि रहे हैं, सूफी रहे हैं, उन्होंने कहा है। और वही आप थॉट देखते हैं, एक सूफीपन देखते हैं हरिशंकर परसाई में। लेकिन उस सूफीपन के साथ आप एक और चीज देखेंगे, तो मैं उसका एक नजरिया पेश करता हूं। जैसा कि शाहीन ने अपनी कहानी में पढ़ा था, जिसमें प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका रंजना से बोलता है कि ये दुनिया क्रूर है, प्रेमियों को मिलने नहीं देती, हम इसे छोड़कर उस लोग जा रहे हैं जहां प्रेम के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। तो ये सूफीपन तो है उनके चरित्र में। लेकिन आगे आप देखेंगे इसी कहानी में आगे क्या होता है, तो कितना बड़ा सामाजिक कटाक्ष करते हैं, पुरुष के ऊपर भी करते हैं और हमारे इस पूरे समाज के ऊपर भी करते हैं। कि फिर लड़का कहता है अपनी प्रेमिका से कि ये दुनिया बहुत बुरी है ना रंजना। रंजना ने समर्थन किया,
हाँ, बहुत दुष्ट है। प्रेमी पूछता है कि इसमें आग क्यों नहीं लगती रंजना? रंजना कहती है क्योंकि आग लगाने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे हरिशंकर परसाई जो कि एक सूफी थॉट, उसके साथ ही सामाजिक चेतना की भी बात करते हैं, और व्यंग का ये काम ही है कि वो समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करे। जैसा कि और ये चीज कबीर से शुरू हुई है। कहा जाता है कि ये चीज कबीर से शुरू हुई है। जो भी उनकी एक लाइन थी कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, और पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। ऐसे ऐसे वो लाइन लिखते हैं, और उसी परंपरा में हमारे गालिब आते हैं। गालिब भी बोलते हैं, जैसा कि अभी पढ़ा था, पूजा जी ने भी पढ़ा था, उसमें ये थॉट था कि कैसे जो पत्नी है उसको सीता बनाने का एक पूरा प्रावधान किया जाता है बचपन से। तो गालिब की लाइन है कि लाजिम नहीं कि खिज्र की हम पैरवी करें, माना कि एक बुजुर्ग हमें हम सफर मिले। गालिब भी व्यंग करते हैं अपने जो खिज्र यानी जो गुरु महाजन लोग बने रहते हैं, उन पे एक गालिब व्यंग करते हैं। और वही व्यंग आप देख रहे हैं कि इनकी थॉट में, हरिशंकर परसाई की थॉट में, बड़े ही सरलतम शब्दों में एक हिंदी के लेखक जो कि आपके मध्य प्रदेश में जन्मे, जबलपुर में उन्होंने बहुत दिन तक अपने कर्मभूमि बनाई, होशियारपुर में होशंगाबाद में उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे हमारे कलाकार हमारे बीच में, ऐसे हमारे व्यंग्यकार हमारे बीच में रह के गए हैं। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हुई है। आज हम लोग इस परिचर्चा में बैठे हुए हैं, आज उनके मरने के 25 साल बाद। अब आप देखेंगे कि प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद का जो जूता है फट गया है, उस पे कितना सेंसिटिव होकर के हरिशंकर परसाई लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हरिशंकर परसाई भी उन सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं। जब वो व्यंग करते हैं तो व्यंग को एक विधा नहीं माना जाता है। आज 22 अगस्त है, 10 अगस्त था। आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी विश्वविद्यालय में अगर हरिशंकर परसाई जी के ऊपर कुछ हो रहा होगा, तो ये बहुत ही दुर्लभ बात होगी, आपको नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का कहीं मिल जाए विश्वविद्यालय में, तो बात अलग है। नरेंद्र कोहली जी कहते हैं दरअसल बात ये है कि बड़ा ये डिबेट चलता था उस समय कि व्यंग को क्या विधा माना जाए या नहीं माना जाए। इस पर नरेंद्र कोहली जी कहते हैं कि मैं तो व्यंग को विधा मानता हूं, क्योंकि जो चीज कहा जाता है कि व्यंग के विरोध में तर्क दिया जाता है, वो तर्क आप नाटक के विरोध में भी दे सकते हैं, उपन्यास के भी विरोध में दे सकते हैं। क्या है वो विरोध? कहते हैं कि व्यंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। व्यंग कविता के माध्यम से की जा सकती है, व्यंग कहानी के माध्यम से भी की जा सकती है, व्यंग जो है वो आप उपन्यास के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये तो, अगर कवि शब्द पे आप विचार करें तो कवि भी तो हर कोई होता है। कवि भी तो हर उपन्यासकार भी तो, कवि मतलब क्या होता है? थॉटफुल थिंकर। तो कवि हर कोई होता है। पहले तो कवि ही हुआ करते थे, पहले तो कोई उपन्यासकार नहीं हुआ करते थे। कालिदास कवि थे, नाटककार तो नहीं थे, महाकवि उनको कहा जाता है। तो ये हमारी परंपरा में हम लोग शुरू में पहले बहुत ही दबाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही व्यंग को बहुत ही दबाने का प्रयास किया गया। अब आप देखिए कि एक लाइन में आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं कि हमने नाम भी रखा है गुलेल परसाई। तो इस लाइन से वो क्लियर हो जाएगा कि व्यंग वो औजार है जो जीवन के झाड़ झंखाट को काट फेंकता है। ऐसी परंपरा जो जीवन शक्ति देने के बजाय जीवन को बीमार बना देती है। समाज में व्याप्त अन्याय, अनाचार, मिथ्याचार, पाखंड, दो मुहापन और दंभ जो प्रगति के लिए घातक हैं, इन सब पर व्यंग की चोट पड़ती है, परंतु ये चोट व्यक्तिगत नहीं होती। अब आप देखेंगे कि हरिशंकर परसाई जब चोट करते हैं तो व्यक्तिगत चोट किसी के ऊपर नहीं करते हैं। वो एक बात को अपने बड़े ही शालीन तरीके से रखते हैं और बायस्ड नहीं रखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज बड़ा डिबेट चलता है कि हम बड़े सेलेक्टिव विरोध कर रहे हैं, किसी का भी हम विरोध कर रहे हैं सेलेक्टिव। लेकिन आप हरिशंकर परसाई जी की सारी रचनाओं को पढ़िए, उन्होंने सारी आइडियोलॉजी का विरोध किया है। उन्होंने, अभी आपने पढ़ा कि कैसे उन्होंने तुलसीदास को की बात को लेकर के उन चीजों का विरोध किया है जो उस समय भी चल रही थी। साथ में आगे आप आएंगे तो बड़े बड़े लोगों की भी विरोध वो करते आए हैं। जैसे आप हरिशंकर परसाई की रचनाओं में कांग्रेस की आइडियोलॉजी का भी विरोध देखेंगे, जहां पर वो गलत कर रहे होंगे। जहां पर कम्युनिस्ट युवा एक बहक जाता है, उसकी भी वो बात करते हैं। जहां पर एक भगवाधारी आदमी बहक जाता है, उसकी भी वो बात करते हैं। पिछली बार मैंने रचनाओं कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, उसमें आपने देखा होगा। वो रचनाओं का नाम एक बार फिर से बता देता हूँ। एक एक गोभक्त से भेंट, एक है उनका प्रजावादी समाजवादी, एक है उनका क्रांतिकारी की आत्मकथा। इसमें आप तीनों पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो चोट कर रहे होते हैं।
साथ ही हरिशंकर परसाई जी एक ऐसे रचनाकार हैं जो कि अपने ही पसंद करने वालों के ऊपर भी व्यंग कर देते हैं। अभी पिछली बार सुनील कुमार शर्मा जी ने एक व्यंग पढ़ी थी, वो है वीणा वादनी का केस। उसमें क्या था कि वो जो उन्हें खाना खिलाने के लिए आमंत्रित किया है, अब उसी के ऊपर व्यंग कस रहे हैं कि मुझे वो खाना खाने के लिए तो आमंत्रित किया, लेकिन वो मुझे गार्डन में ले गया। पहले गार्डन दिखाया अपना, फिर वो कैक्टस दिखाया, कैक्टस की कितना इसके प्रकार होते हैं। तो भाई मैं खाना खाने आया हूँ आपके यहाँ कि कैक्टस का प्रचार देखने आया हूँ कि कैक्टस कितने प्रकार के होते हैं। फिर आप उनके घर में जाइए तो खाना खाने से पहले आपको वो कितनी वर्णन करते हैं कि ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, पिताजी ये थे। तो वो किसी के ऊपर, अब ये सोचिए कि वो डरते नहीं थे कि मुझे कोई खाना खिलाने के लिए अपने घर बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। आज आज जो है, आज बहुत तरीके की फेवरिज्म चल रही है, नेपोटिज्म चल रही है। इन सारी चीजों के विरोध में हरिशंकर परसाई ने अपने आप को हमेशा अलग रखा, अपने आप को तीखा नहीं बनाया कभी, अपने आप को शालीन भी रखा, साथ में व्यंग को वो करते रहे। इसलिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए हम हमारे सामने शाहीन शेख जी, पूजा शर्मा जी और शिवानी वर्मा जी हमारे साथ आज पढ़ी। इसके साथ ही पम्मी कुमारी जी हमारे साथ थी उनके ऊपर विमर्श करने के लिए। और इस कार्यक्रम को जो पूरा आयोजन करने में जिसकी सबसे बड़ी मदद रही है सुनील कुमार शर्मा जी का। उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा कोऑर्डिनेशन से लेकर के कहानी चुनने तक में मदद की है, हर एक चीज में मदद की है और आज आपके सामने वो रहे हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि अगर आप में से कोई फीडबैक देना चाहे तो आप लोग दे सकते हैं। अभी एक आया है आर्ट ऑन क्लिक, आई थिंक शिवा कौशल जी हैं ये। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, शिवा कुंदेर बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी, शिवा कुंदेर जी। ये जिन्होंने भी पढ़ा है। हाँ, तो अगर आप लोग भी कुछ कहें। जिन्होंने भी पढ़ा उनका क्या एक्सपीरियंस रहा कहानियों को पढ़कर, वो अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करें सबके साथ। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे हरिशंकर परसाई की कि हरिशंकर परसाई को आजकल के यूथ को मतलब इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो अपने टाइम के मतलब उनका जो लेखनी है वो आजकल के युवा भी उसको फॉलो करते हैं, मतलब उस तरह से लिखना। आजकल जो टेडेक्स का जो आजकल जमाना चल रहा है और जो स्टैंड अप माइक का जो फॉर्म, ये नहीं चल रहा है कि स्टैंड अप माइक में वो सटायर मारते हैं माइक लेकर, ओपन माइक जो होता है। तो ये आज के जनरेशन का ओपन माइक क्या है, ये वही तो है जो हरिशंकर परसाई उस समय कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? आज के टाइम पे ये सारी चीजें जो है, जितनी कहानियां हमने अभी सुनी है, बहुत ही मतलब अभी भी ऐसी चीजें होती है, बहुत ही रेलिवेंट है ये सारी चीजें, मतलब लाइक कंटेंट तो रेलेवेंट है ही, मैं उनके लेखनी की बात कर रहा हूँ। वो जो लिखते थे वो आजकल जो लिख रहे हैं या जो लोग बोलते हैं स्टैंड अप माइक में, वो मतलब इस चीज को वो कितने दिन कब का ये कर चुके हैं, वो मतलब कितना पुराना है ये चीज, मैं ये कह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय की एक लाइन है कि व्यंग को पहले शूद्र समझा जाता था, आज उसे क्षत्रिय माने जाने लगा है। ये किसी ने लिखा हुआ है, किसी एक बड़े आलोचक ने, किसी एक बड़े आलोचक ने लिखा है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे और भी बातें होंगी। अभी एक और चीज मैं बताऊं कि ओपन माइक वाला जो कल्चर है उसमें हरिशंकर परसाई जी के ही ऊपर एक ओपन माइक पूरा रखा गया था, किसी एक कलाकार ने किया था मुंबई में 2-3 महीने पहले। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ओपन माइक बढ़ेगा, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लेखक अगर कोई होने वाला है तो हरिशंकर परसाई है। वही मैं वही आपसे एग्री कर रही थी। एक तो ये कि ओपन माइक हो तो उनकी चीजें और ज्यादा लोगों के सामने आएगी, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट पढ़ा घेरे के भीतर, तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जिस टाइम पे लिखी थी उस टाइम पे ही रेलिवेंट था, ये आज भी बहुत रेलिवेंट है। और लाइक एक मिरर दिखा के जूता भिंगा के मारने वाली चीज होती है ना, वैसा उन्होंने किया है कि ये देखो, ये हो तुम लोग सोसाइटी को और ये करते हो तुम सबको। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ मेल को दिखाया, फीमेल को भी कि तुम भी तो यही करती हो, सहती हो, ठीक है तुम्हें तो आदत हो गई है चीजों की, तो ठीक है भुगतो, मजे लो इस चीज के। तो मुझे लगता है कि बहुत ही रिलेवेंट है। और इस पे जैसे कि हमने किया भी था एमपीएसडी में कहानियों का रंगमंच बना के, तो मुझे लगता है कि उनकी जो भी चीजें, जो इतनी कहानी है, वो पहुंचनी चाहिए लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। ये घेरे के भीतर, जैसे ये मैं तो था ही घेरे के भीतर में, तो घेरे के भीतर में मैंने दो चीजें नोटिस की। एक तो
जो स्त्री है विमला, उसकी फ्रीडम की बात हो रही है कि वो निकलना चाहती है, मैं लिखती हूँ तो क्या दिक्कत है, या तुम अपनी मतलब लक्ष्मी से बात करो तो ठीक है, और मैं अपने मुंह बोले भाई से बात करूं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना? तो यहाँ उनके उसके फ्रीडम की भी बात हो रही है इस कहानी में, और वहीं पे भी ये भी हो रहा है कि जब वो क्या करता है, इसी बहाने कि वो किसी और आदमी से वो बात करने लगी है या अपने मुंह बोले भाई को चिट्ठी लिखने लग गई है, ये इसका पति इसको लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाता है, जो कि पहले नहीं रहता, पहले हमेशा इग्नोर करता रहता है इसको, कहीं भी जाए कुछ भी, लेकिन अब नोटिस करने लगता है कि अच्छा बाजार जा रही हो, लाओ लाओ सामान मैं ला दूं, अच्छा तुम ये कर रही हो, लाओ लाओ मुझे दो मैं कर देता हूँ, तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, उसको एक अटेंशन मिलता है, तो भले ही उसको वो अब मारता है या दबा के रखता है घर में चाहे जो भी, लेकिन उसे अटेंशन मिलता है, ये उसकी खुशी है कि चलो मेरा पति मतलब मुझको मेरे तरफ ध्यान दे रहा है, मुझे भले मार रहा है लेकिन मेरे तरफ ध्यान दे रहा है, मुझे बाहर नहीं निकलने देता। तो ये उसकी उसमें उसे खुशी भी मिल रही है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट है, एक तो उसे फ्रीडम चाहिए और दूसरा कि वो घेरे में भी रहना चाह रही है कि भाई मुझे भले तुम मुझे मारो लेकिन मेरे ऊपर ध्यान देते रहो। तो ये वो उसमें कहती है ना कि प्यार के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है घृणा का रिश्ता। हाँ बिल्कुल, मतलब कि उसको इतनी आदत पड़ गई है उस चीज की कि वो उसको लगता है कि कम से कम कोई रिश्ता तो मिल रहा है मुझे, चाहे वो घृणा का ही सही, पर रिश्ता तो मिल रहा है, वो मेरे ऊपर अटेंशन तो दे रहा, तो मैं भी वही करूंगी अब। मुझे पूरी स्टोरी आदत के ऊपर लगी कि उसको वो अपनी आदत बना लेती है। इस बात में कुछ ऐड करूं? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो ये सुनील और पूजा को सुनते हुए, क्योंकि हम बात कर रहे कि आदत हो जाना किसी चीज की और वो उसको मार पीट रही है फिर भी उससे नहीं निकल पा रही, मुझे लगता है कि ये उन लड़कियों के ऊपर भी हरिशंकर परसाई ऐसी औरतों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो इस चीज के प्रति आह्वान दे रहे हैं कि भाई लड़कियों का स्ट्रांग होना या उनका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सिक्योरिटी के लिए किसी के लिए मतलब किसी आदमी, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, उसकी हर तरह की किसी भी तरह का जो मिजाज है वो सहती ना रहे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, जबकि लड़कियां बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, तो वो सब कुछ सहती थी, मार के पीट के हर तरह से खुश रहती थी कि भाई वो कहाँ जाएंगी, उनके साथ ये था। तो मेरे ख्याल से अब वो थोड़ा सा सही हो रहा है। और ये बात इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छी बात है कि हरिशंकर प्रसाई जी ने ये बात तभी नोट कर ली थी, जो कि आज की भी जरूरत है। और इसलिए हर लड़की को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना हो और सब कुछ बर्दाश्त ना करती रह जाए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एसेंस है स्टोरी का, जो मैंने पूजा की स्टोरी सुनी उससे, मतलब पूजा ने जो पढ़ी थी हरिशंकर प्रसाई की, तो वो भी है। शिवानी तुम बताओ। मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि जैसे ही स्टोरी पढ़ना शुरू हुआ, सबसे पहली स्टोरी पढ़ी गई शाहीन ने पढ़ी जो, तो मुझे तो लाइक जो भी डायलॉग्स पढ़े जाते थे या बोले जा रहे थे, तो हमने जब परफॉर्म किया था ना, मुझे सारा वो याद आ रहा था कि लाइक जो भी डायलॉग्स वो पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंसान ही बोल रहा है। जो हमने वहां परफॉर्म किया वो सब कुछ वैसा ही चल रहा है, मतलब इट्स लाइक फ्लैशबैक हो गया एकदम मेरे लिए। तो मेरे लिए भी तीनों स्टोरी में आता हुआ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मुझे एक एक एक्शन एक एक इंसान का मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे उस चीज में, उस पूरे एक प्रोसेस में। इतने दिन में हमने उसके कितने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर उन्हें खत्म किया, फिर से बनाया, और फिर वो फाइनली परफॉर्म हुआ। तो ये तीनों ही कहानियां एग्जैक्टली, तो ये तीनों ही कहानियां हम तीनों के ही दिलों के बहुत करीब है, किसी डिफरेंट पर्पज से ही, बट ये है मतलब अगर हम इन्होंने जो सटायर लिखा है वो तो है ही, लेकिन ये एक अलग पर्पस से भी हमारे दिल के बहुत करीब है। तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया ही दिखेगा। बिल्कुल, जितनी बार और जितना ज्यादा हम हरिशंकर परसाई को पढ़े। बिल्कुल, और मैंने इनकी और भी बहुत सारी कहानियां पढ़ी, जैसे चूहा और मैं भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक इनकी कहानी है एक मध्य वर्गीय कुत्ता, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। अश्लील किताबें एक है, वो भी बहुत, मतलब मैं पढ़ती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि अरे वाह कितना अच्छा है, अरे वाह कितना अच्छा है। अभी क्या है, हम लोग की पढ़ने लिखने की आदत, मतलब ठीक है हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, हम पढ़ते हैं नाटक सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक ही जोन में पढ़ते रहते हैं,
अच्छा हम नाटक पढ़ रहे हैं तो हम नाटक ही पढ़ रहे हैं, हमने उससे फिर हट करके कुछ पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, सोचते भी नहीं है ना। हाँ। एग्जैक्टली। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा था, मजा आया।